नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मैं बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का जो चैप्टर का नाम है वो है टैक्स एंड वॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। और ये जीएसटी का एक बहुत बहुत प्यारा चैप्टर इस तरीके से है क्योंकि ये हर जने को, मैं कहता हूँ, नॉट ओनली दोज पीपल दोज आर स्पेसिफिकली गोइंग थ्रू अ जीएसटी करिकुलम, लेकिन जो भी लोग सप्लायर्स हैं, जो भी लोग इसमें डील करते हैं, जो जीएसटी चार्ज करते हैं लोगों से, उन सभी लोगों को ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि हम जब भी कोई गुड्स को या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी का इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या आपको इंग्रेडिएंट लेने हैं। इंग्रेडिएंट यानी कि कुछ मसाला नहीं बना रहे हो कि इंग्रेडिएंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, लाइक आपको क्या क्या चीज़ें अपने इनवॉइस में रखनी है। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट एग्जिस्टेंस में कब आता है, डेबिट नोट एग्जिस्टेंस में कब आता है, इसकी यूटिलिटी कब है, इसको कब तक इशू कर देना चाहिए, ये सारी बातें इस वाले चैप्टर में बताई गई है। आज इस वाले चैप्टर में हम लोग जो सेक्शंस कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे हम। बेसिकली देखिए सर, टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 31। बहुत डिटेलिंग सेक्शन है। अगर मैं कहता हूँ कि ये क्लास जितनी भी देर चलेगी उसमें से 75 से 80% का एरिया जो है वो टैक्स इनवॉइस समझाने में जाएगा। बाकी 20% से लेकर 25% में सारा कवर हो जाएगा बाकी का रेस्ट केस। तो सेक्शन 31 सबसे बड़ा सेक्शन है जो हमको कवर करना है। फिर सेक्शन 32 में कुछ कॉमन बातें बोली गई हैं। फिर सेक्शन 33 और सेक्शन 34 में क्रेडिट और डेबिट नोट्स को बताया गया है। तो हम सीजीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 तक कवर करेंगे। और ये 4 सेक्शन में हमारा ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो इस चैप्टर में लग सकता है वो 2 आवर्स या 2 आवर्स एंड हाफ इतना ही लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो मैक्सिमम हमको 2 घंटे का समय साथ में बिताना है और ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों का साथ मुझे ज़रूर चाहिए क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ये चैप्टर आगे बढ़ने से पहले और इसके बारे में और बातें करने से पहले उन सभी लोगों को, उन सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने मुझसे टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा है चैप्टर, उन लोगों ने इस चैप्टर को आधे से ज़्यादा तो उसी टाइम पे मैंने पढ़ा दिया था। क्योंकि जब भी मैं टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ाता हूँ और वहाँ पर सेक्शन 12 और सेक्शन 13 की बातें करता हूँ कि क्या पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड सप्लाई होने चाहिए, या क्या पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि गुड सप्लाई माने जाते हैं, या क्या पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है जब सर्विसेज सप्लाई मानी जाती हैं। तो ये सेक्शन 12 और 13 जब हम रेफर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उससे पहले ही मैं आप लोगों को टैक्स इनवॉइस के बारे में कुछ डिटेलिंग दे देता हूँ। फिर भी ये एक अलग चैप्टर है, तो इस अलग चैप्टर को क्या क्या हम कवर करेंगे अलग चैप्टर में वो देख लेते हैं एक बारी। टॉपिक रेफरेंस, टैक्स इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, टैक्स इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस, क्या कंटेंट होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस के अदर प्रोविजंस क्या हैं, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, रिफंड वाउचर क्या होता है, इनवॉइस रिक्वायरमेंट कब बनती है रिवर्स चार्ज के केस में, बिल ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस स्पेशल केसेस में क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस के केस में क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स, अगर आप प्रोहिबिटेड है कि आपको टैक्स नहीं कलेक्ट करना है यानी कि आप अनरजिस्टर्ड हैं, या आप रजिस्टर्ड है लेकिन आपको टैक्स कलेक्शन नहीं करना था, वो गुड्स एग्जेम्प्टेड होंगे लेकिन आपने अनऑथराइज कलेक्ट कर लिया टैक्स, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, क्रेडिट एंड डेबिट नोट। ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए शुरू कर देते हैं ये चैप्टर। मैं एक बार फिर भी चाहूँगा कि आप एक बार टॉपिक रेफरेंस को ढंग से देख लीजिए। देखिए ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। अब आपकी स्क्रीन पर है टैक्स इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, और टैक्स इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स में सबसे पहले है सप्लायर ऑफ गुड्स टू इशू अ टैक्स इनवॉइस, सेक्शन 31(1). सेक्शन 31(1) की जब बात करें तो सर सीधी बात ये होती है कि सेक्शन 31(1) जो यहाँ पर बता रहा है, ये बता रहा है आपको नॉर्मल प्रोविजो, एक नॉर्मल प्रोविजो ये आपको बताएगा कि सेक्शन 31(1) की आपके गुड्स में इनवॉइस कब तक इशू हो जानी चाहिए, अगर आपने क्या सप्लाई करा है। पहली बात तो ये नहीं, पहली बात तो ये कि तो टिकटॉक चलती है, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आपने सप्लाई करा है गुड्स को, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सेक्शन 31(1) लग रहा है। तो सेक्शन 31(1), सेक्शन 31(4)
और सेक्शन 31(7), ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो गुड्स से रिलेटेड है। सेक्शन 31(2), सेक्शन 31(4) ये सर्विसेज से रिलेटेड है। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो देखिए, यहाँ पे पहला हेडिंग मैंने डाल दिया कि मैं गुड्स से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। क्या सर जो आज आप हमको समझाने वाले हो, क्या ये वही बातें हैं क्या थोड़ी बहुत जो हमने टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे सुनी थी? बिल्कुल, मैंने वहाँ पर ये रिपीट करा था। मैंने इसलिए रिपीट करा था क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता कि आपको टाइम ऑफ सप्लाई बिना ये वाली चीज़ें पढ़ाए बता दूँ। लेकिन आज मैं आपको ये चैप्टर ढंग से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रू आउट द टाइम। तो सबसे पहले देख रहे हो सप्लाई ऑफ गुड्स टू इशू अ टैक्स इनवॉइस, कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए? तो यहाँ पर बोला गया वेरी सिंपल, एक सरल भाषा में बोला गया, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल इशू अ टैक्स इनवॉइस शोइंग, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए उसको सर दिखाना है कि क्या डिस्क्रिप्शन है, उसने क्या बेचा है, कितनी क्वांटिटी बेची और वैल्यू ऑफ द गुड्स क्या है, कितना टैक्स उसके ऊपर चार्ज करा और सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैं आपके सामने एक टैक्स इनवॉइस बनाना चाहूँगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये चैप्टर पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए सर, कोई भी अगर टैक्स इनवॉइस बनता है तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब ये फॉर्मेट में सबसे पहले आपकी एंटिटी का नाम, हो सकता है आपने लोगो लगाया एंटिटी का, आपकी एंटिटी का नाम, आपके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ये आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आपको जैसे सुंदर दिखाना हो वैसे इनवॉइस दिखाइए। ज़रूर आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी, डेटेड, कौन सी डेटेड पे आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं। उसके बाद ये आपके सीरियल नंबर। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप अरेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेट है, जो हम आपको बताएंगे होने ही होनी चाहिए। लाइक अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, कि क्या डिस्क्रिप्शन है गुड्स का। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी और उस क्वांटिटी की फिर वैल्यू। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि पहली चीज़ आपने ये फलाना चीज़ें खरीदी और इसकी 2 क्वांटिटी खरीदी, तो आपने अगर 2 क्वांटिटी खरीदी तो एक क्वांटिटी का यहाँ पर हम रेट भी रख सकते हैं कि भाई साहब रेट है उसका 500 रुपये। आपने 2 क्वांटिटी खरीदी तो फाइनल प्राइस आया उसका 1000 रुपये। दूसरा आपने डिस्क्रिप्शन दिया, बोला जो उसका रेट है वो 1000 रुपये है, आपने 5 क्वांटिटी खरीदी तो 5 क्वांटिटी का हो गया सर 5000 रुपये। अगर मैं इसको और बाइफिकेशन में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाना चाहिए मुझे। ये वाली चीज़ें यूजुअली मैं इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, पर आज आपके साथ जा रहा हूँ। यू आर वेरी क्लोज टू योर एग्जाम्स, सो इट इज़ माई ड्यूटी कि आपको बिल्कुल टैक्स इनवॉइस एक बना के दिखाऊँ मैं कि इस तरीके से टैक्स इनवॉइस का बनता है। सर मैं जो फोकस कर रहा हूँ, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ कि ये आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रखनी ही रखनी है। तो ये सीरियल नंबर हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया और वैल्यू हो गया। इसके बाद जब आप आखिरी में पहुँचते हैं तो आपका यहाँ पर एक टोटल वैल्यू बन जाता है। ये जो आपका टोटल वैल्यू बना, इसके ऊपर आपके 3 कॉलम बनेंगे, यहाँ पर CGST, SGST, IGST। सर अगर आपने लोकल सेल करी है तो यहाँ पर आप @9% और @9% चार्ज कर लोगे, नहीं तो @18% चार्ज कर लोगे। तो ये आपका जो भी टोटल बना, इसके ऊपर आपने CGST, SGST लगाया, तो ये आपका बनता है ग्रैंड टोटल, और इतना अमाउंट आप कस्टमर से चार्ज करते हो। सो ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया कि इस तरीके से आपका इनवॉइस जनरेट होता है। अब द पॉइंट इज कि इनवॉइस कब तक जनरेट हो जाना चाहिए वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सप्लायर ऑफ गुड्स टू इशू अ टैक्स इनवॉइस, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल इशू अ टैक्स इनवॉइस showing the description, quantity, the tax charge and such other particular as may be prescribed. टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर ये देखिए, ये किस बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या टाइम लिमिट है, कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो सर व्हेन इट कम्स टू द गुड्स, जब आप गुड्स किसी को सप्लाई करते हो तो यहाँ पर गुड्स के केस में 2 चीज़ें देखी जाती हैं कि जब हम किसी को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई करते वक्त 2 लोग हैं, कहानी में 2 लोग मौजूद हैं। एक मौजूद है ये सप्लायर, इसको मैं बोलूँगा सप्लायर, और दूसरा जो इंसान मौजूद है सर ये है बायर। बायर और सप्लायर आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं।
जब दोनों की डील फाइनलाइज हो गई है, बंदे को क्वांटिटी समझ में आ गई है, बायर को, सप्लायर ने अपनी रेट कोट कर दी है, बायर को अपनी रेट समझ में आ गई कि इतने में खरीदूंगा, तो ये सब कुछ फाइनलाइज हो गया। अब बस ये है, बस आपको इतना सा एग्जीक्यूट करना है कि जब चीज़ें फाइनल हो गई हैं तो आपको डिलीवर कर देने गुड्स, और ये लीजिए गुड्स और इसके बदले में दे दीजिए मुझे पैसे। अब जब आप पैसे ले रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो पूरा कंसिडरेशन, पूरा अटेंशन यहाँ पर आ जाता है कि इनवॉइस कब तक इशू होगा। इनवॉइस इशू होने का इतना बड़ा क्वेश्चन हम क्यों बना रहे हैं? बिकॉज द पॉइंट इज कि देयर आर मेनी टाइम्स दैट वी हैव सीन कि जब आप गुड्स सप्लाई कर रहे होते हो तो सिर्फ ये दो लोग नहीं रह जाते हैं, एक तीसरे जने का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और वो होता है ट्रांसपोर्टर। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपने जो गुड्स बेचे वो हाथों हाथ सामने आपने सप्लायर को दे दिए। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने एक कैलकुलेटर बेचा, तो एक कैलकुलेटर आपने बेचा और सामने बायर ने ले लिया और लेके चला गया, तो दो लोग ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने कोई बल्क में सामान बेचा है, आप फर्नीचर वाले हो, आपने सोफ़ा सेट बेचा है, आपने पलंग बेचा हो, आपने ड्रेसिंग टेबल बेचा हो, आपने डाइनिंग टेबल बेचा हो, तो आप लोग बोलते हो कि हाँ ठीक है ट्रांसपोर्टर पहुँचा देगा, तो एक और बंदा सामने आ जाता है, वो आ जाता है ट्रांसपोर्टर। तो अब देर आर टोटल 3 person involved in an agreement. One is supplier, the other one is buyer, and the third one is a transporter. Transporter is doing nothing. He is picking up the goods from the supplier premises and dropping the goods at the buyer premises. तो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टर। अगर ट्रांसपोर्टर कहानी में इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यानी कि गुड्स क्या हो रहे हैं? गुड्स एक जगह से दूसरी जगह के लिए रिमूव हो रहे हैं। अब देखिए, सप्लायर की फैक्ट्री से गुड्स रिमूव हुए, लेकिन हम इसको सप्लाई नहीं मानते। सप्लाई तो ये तब माने जाएंगे जब ये बायर की प्रेमाइसेस पे पहुंच जाएंगे। सो नाउ अगेन देयर इज अ डिफरेंस दैट फर्स्ट इज, अगर आपने एक जने को गुड्स दे दिए, दूसरे जने ने गुड्स ले लिया, इट बिकम अ सप्लाई। लेकिन अगर आपने अभी जो गुड्स दिए हैं वो बायर को नहीं देके ट्रांसपोर्टर को दिए हैं, और ट्रांसपोर्टर बायर के पास पहुंचा देगा, तब वो सप्लाई बनेगी। तो अभी सप्लायर ने गुड्स इसको दिए ट्रांसपोर्टर को, तो गुड्स रिमूव तो हो गए फैक्ट्री से, पॉइंट टू बी नोटेड, गुड्स रिमूव तो हो गए फैक्ट्री से, लेकिन ये सप्लाई नहीं बने। सप्लाई, इट बिकम अ सप्लाई व्हेन इट रीच टू द डेस्टिनेशन ऑफ, व्हेन इट रीच टू द डेस्टिनेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्लियर है बात? डन। चलिए, तो हमें यहाँ पर 3 केसेस समझ में आ रहे हैं, कि 3 लोग समझ में आ रहे हैं एक्चुअल में, सप्लायर, बायर और ट्रांसपोर्टर। अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसको नोट कीजिएगा प्लीज। A registered person supplying taxable goods shall issue invoice before or at the time of, दो चीजें, रिमूवल ऑफ गुड्स और दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखिए, रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ गुड्स मतलब कि यहाँ पर एक सप्लायर आया था और इसने बायर को गुड्स बेचे। बायर ने बोला कि भाई साहब मैं गुड्स तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना। लेकिन क्या ध्यान देना? मैं थोड़ा सा आपको जगह दूँ यहाँ से, हाँ आपको दिख रही है स्क्रीन। बोला ये ध्यान देना कि किसी भी केस में गुड्स मेरे घर में भिजवा देना, यानी कि वो लेके नहीं जा रहा है हाथों हाथ। तो यहाँ पर सप्लायर किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ट्रांसपोर्टर को बोल रहा है कि तो भाई बायर के घर पे पहुँचा देना। तो अब आप क्या कर रहे हो? आपने बोला जी बिल्कुल पहुंच जाएंगे, कोई लोड की चिंता नहीं करनी, आपको टेंशन मत करो, मैं पहुंचा दूंगा, सब कुछ कर रहे हो। आपने बोला सर एडवांस दे जाओ, बाकी का पैसा आप तब देना जब आपके घर में गुड्स पहुंच जाए। आपने एडवांस ले लिया, गुड्स पहुंच गए। पॉइंट ये हो रहा है कि इनवॉइस कब तक इशू करें? इनवॉइस कब तक इशू करना है? तो बोला जब सप्लायर की प्रेमाइसेस से जब गुड्स रिमूव हो रहे हैं उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट केस इनवॉइस कब तक इशू होना चाहिए? रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखिए, मूवमेंट इन्वॉल्व है, जब मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो ट्रांसपोर्टर बीच में आता है। जब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता कि सीधे गुड्स दे दिए, रेसिपिएंट को हाथों हाथ दे दिए, तो कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि कोई ट्रक नहीं चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टर बीच में नहीं चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। वी आर इजीली हैंड ओवरिंग द गुड्स टू द रेसिपिएंट। तो यानी कि कोई पर्टिकुलरली अलग से तीसरा पर्सन नहीं चाहिए। तो व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो आपको पता लगे 3 लोग हैं कहानी में, सप्लायर, बायर और ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है? जब सप्लायर की फैक्ट्री से गुड्स रिमूव हो गए उस दिन या उससे पहले। बाकी बोल रहा है इन एनी अदर केस, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो परेशान मत होइए। जिस दिन आपने गुड्स डिलीवर करे रेसिपिएंट को,
उसी दिन आप इनवॉइस इशू कर दो। तो आप गुड्स अभी डिलीवर कर रहे हो, अभी आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए? इन एनी अदर केस, by the time you are delivering the goods to the recipient. तो deliver of goods or making available thereof to the recipient, it is very easy. तो यहाँ पर देखिए सर, मैं इसको हटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से ना डिस्कस करना चाहता हूँ। और रियली वांट टू डिस्कस, आई डू नॉट वांट कि आप लोग ना स्क्रीन को देखो और पढ़ के बोलो सीधी सी बात। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? तो दो बातें सामने आती हैं। क्या गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है? क्या वो एक जगह से लोड होकर ट्रक में दूसरी जगह पे अनलोड होंगे? अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जिस दिन गुड्स रिमूव हो रहे हैं फैक्ट्री से, उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और दूसरा केस कह रहा है कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, आप सीधे सीधे हैंड ओवर कर सकते हो। अगर आप सीधे सीधे हैंड ओवर कर सकते हो तो और आसान। तो जिस दिन आप डिलीवर कर रहे हो उस दिन या उससे पहले। आप सर इसको ना फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, आप इसको उतारो। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, एक अर्जेंट कॉल पिक करके। हेलो, हाँ बोलो। हम्म हम्म, हाँ दे दो। यस प्लीज। सो हैव यू नोटेड दिस? एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में आपको मैंने रोका, मैं एक जगह बात कर रहा था, पर आई होप कि इतनी देर में आप लोगों ने उतार लिया होगा। सो सेक्शन 31(1) इज क्लियर इनफ। गुड्स के केस में हमको पता लग गया कि इनवॉइस कब तक इशू करना है? जिस दिन हमने गुड्स रिमूव करे, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जिस दिन आप डिलीवर कर रहे हो। बहुत सिंपल सा बात ना, देखिए बहुत सिंपल सा बात, इसमें मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो बहुत सिंपल क्या बात है यहाँ पर। मान लीजिए मैं इधर गया हूँ, एक मॉल में गया मैं, और मॉल में मैं गया, मैंने सारे कपड़े वपड़े खरीदे, मेरे को जो पसंद आ रहे हैं, मैं किसी शॉपर स्टॉप में हूँ, मैंने कपड़े वगैरह खरीदे। अब मैं काउंटर पे गया, काउंटर पे मैंने उसे कपड़े दिखाए, उससे सारे टैग वैग देखे, उसे सारा प्राइसिंग करी। अब वो मुझे डिलीवर कर रहा है, तो इनवॉइस कब इशू करेगा? जब वो मुझे डिलीवर कर रहा है उस दिन या उससे पहले। तो बस मेरे को वो इनवॉइस कब इशू करेगा? जब वो मेरे को डिलीवर कर रहा है, तो डिलीवर करते वक्त या पहले। ये लो सर इनवॉइस, और मैं कह रहा हूँ आप रख लो, मैं आपसे ले जाऊँगा। तो डिलीवर करते वक्त या करने से पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अब यही बात, ये नॉर्मल है कि हाथों हाथ डिलीवरी हो रही है। जहाँ पे हाथों हाथ डिलीवरी नहीं हो रही है, जहाँ पर गुड्स बाद में आएंगे आपके घर पे, आप किसी दुकान पे गए हो, आप सोफा सेट पसंद करके आए हो, आप कह रहे हो कि मेरे घर भिजवा देना, तो आपको हाथों हाथ ही करे ये लो 5 सीटर सोफा हाथ में उठा के ले जाओ? नहीं, आपको पता है ये बहुत बल्कि चीज़ है, ये ट्रांसपोर्ट होके आएगी। तो अब इन्वॉल्वमेंट हो गया ट्रांसपोर्टर का। तो सप्लायर के प्रेमाइसेस से जब डिलीवर हो रहे हैं, सप्लायर की प्रेमाइसेस से जब रिमूव हो रहे हैं, तो इनवॉइस उस दिन या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर करेगा, अरे भाई गुड्स निकल रहे हैं, ओहो हो बायर के घर जा रहे हैं, चलो भैया इनवॉइस बना देता हूँ, वहाँ पर भाई साहब को इनवॉइस दे देना, इसमें लिख देता हूँ कितना एडवांस देके गए थे, बाकी का आपको पेमेंट ट्रांसपोर्टर तुमको कर देंगे, नहीं तो मैं बात कर लूँगा, मेरे ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे वो भाई साहब। यही होता है, इट यूजुअली हैपन्स। क्लियर बात? डन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 31(1). Next is, now there is an example. Oh, this is good. Example is available with us. XYZ trader Rajasthan supplies goods to PQR agencies. Okay, ये ट्रेडर जो है राजस्थान का, इसने PQR एजेंसी दिल्ली को कुछ माल बेचा है। The goods were removed from its godown in Rajasthan on 25th October. ये जो गुड्स रिमूव हुए हैं 25 अक्टूबर को रिमूव हुए। XYZ trader needs to issue a tax invoice. अब यहाँ पर ये आंसर है एक्चुअल में, XYZ ट्रेडर नीड्स टू इशू अ टैक्स इनवॉइस ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर। तो कह रहा है कि जिस दिन गुड्स रिमूव हुए 25 अक्टूबर को, तो XYZ लिमिटेड को, ट्रेडर्स को इनवॉइस कब तक इशू करने देना है? ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर। क्लियर? चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज, देयर इज अ इलस्ट्रेशन। गुड, सीधे इलस्ट्रेशन पे बात हो रही है। भाई साहब एक पॉइंट बताया, अच्छा है, अपन ऐसे ही करते हैं, अपन काम करते चलते हैं, पढ़ते जाते हैं, साथ में इलस्ट्रेशन निपटाते जाते हैं। स्नो वाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिल्ली हैज एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट विद ग्लो वाइट एंटरप्रेन्योर दिल्ली। तो भाई साहब एक इंडस्ट्री है स्नो वाइट दिल्ली की, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुई है ग्लो वाइट एंटरप्रेन्योर दिल्ली के साथ, फॉर सप्लाई
of parts of a machine on 10th September 2021. So they involved in a contract on 10th September 2021. No issue. The spare parts were to be delivered on 30th September 2021. Snow White Industries Limited removed the finished spare parts from its factory on 29th September 2021. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सर दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ. सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक है स्नो वाइट इंडस्ट्रीज और दूसरी है ग्लो वाइट एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अब ये दोनों में आपस में एग्रीमेंट हुआ. एग्रीमेंट तो दोनों के बीच में हो गया है 10th सितंबर को ही, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें स्पेयर पार्ट डिलीवर होने थे 30 सितंबर को. ये एग्रीमेंट हुआ और बोला कि भाई जो भी धंधा हम कर रहे हैं 30 सितंबर तक मेरे पास माल पहुंच जाना चाहिए. तो स्नो वाइट इंडस्ट्रीज ने अपने यहाँ से गुड्स रिमूव कर दिए टू सप्लाई टू द ग्लो वाइट एंटरप्रेन्योर. किस दिन रिमूव कर दिए? 29 सितंबर 2021 को. Determine the date by which invoice must be issued by the Snow White Industries Limited under GST law. तो GST तहत जो लॉ के तहत आप बताइए. बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहा है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तीसरी चौथी बच्चों को पढ़ा. बताइए स्नो वाइट इंडस्ट्री लिमिटेड को इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? सर जिस दिन रिमूव हो गए उस दिन या उससे पहले, 29 सितंबर से पहले या 29 सितंबर को. आंसर इसका ज़रूर गिवन होगा, पर मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ इधर. देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है. आंसर में लिखा हुआ है as per provision section 31 invoice shall be issued before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods. Accordingly, in the given case the invoice must be issued on or before the 29th September 2021. Easy sir, easy. नेक्स्ट सेक्शन 31(4). अब मैं यहाँ पर ना, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो ना, मैं आपको एक चीज़ बना के देता हूँ, आप लोग लिखना. देखिए सेक्शन 31 जो हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज़ ऑल अबाउट टैक्स इनवॉइस. ना टैक्स इनवॉइस मे बी रिलेटेड टू टू टाइप्स. वन इज रिलेटेड टू गुड्स एंड द अदर वन इज रिलेटेड टू सर्विसेज. व्हेन इट कम्स टू द गुड्स, तो गुड्स में वापस से 3 सेक्शन आते हैं. पहला कि सर नॉर्मल प्रोविज़न क्या है, या मैं इसको बोलूं अभी जो आपने पढ़ा वो नॉर्मल प्रोविज़न था कि गुड्स कब इशू हो जाने चाहिए, जब आपने गुड्स रिमूव करे उस दिन या उससे पहले, या जिस दिन आपने डिलीवर करे उस दिन या उससे पहले. गुड्स में दूसरा केस है अगर आप गुड्स को कॉन्टिन्यूस सप्लाई कर रहे हो. क्या कर रहे हो? देयर इज अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, लगातार भेजे जा रहे. तो ये तो था आपका सेक्शन 31(1). ये है आपका सेक्शन 31(4) कि अगर आप कंटिन्यू सप्लाई करते हो सकता है कि आपका एक एग्रीमेंट है इसमें ये डील हुआ है कि हर महीने इतना सप्लाई करना ही करना है गुड्स. इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स. तो यहाँ पर अब जब आप रोज ही सप्लाई कर रहे हो, या हर ऑल्टरनेट डेज पे सप्लाई कर रहे हो, तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? दिस इज द चैलेंज. और लास्ट इज सेक्शन 31(7). Goods sent on approval basis. Goods sent on approval basis. अब अप्रूवल बेसिस पे यानी कि आपने गुड्स भेजे लेकिन आपको पता नहीं है कि वो वापस से ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स रिटर्न हो जाए. ऐसा भी हो सकता है जिसने परचेज करी वो परचेज रिटर्न कर दे, क्योंकि गुड्स जो भेजे गए वो अप्रूवल बेसिस पे. गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता ही है. बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो कहते हैं कि गुड्स मंगवाओ, हम चेक करेंगे कैसे, हमें अच्छे नहीं लगे तो हम वापस भेज देंगे. तो कई बार गुड्स आपने सप्लाई कर दिया लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि ये सेल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द बायर कि वो खरीदना चाहे कि नहीं खरीदना चाहे. तो अब अभी अप्रूवल मिला नहीं है, तो अगर हमने सप्लाई करे और हमें इनवॉइस इशू कर दे, बाद में वो मना कर दे लेने से, तो दिक्कत हो सकती है. इसलिए अप्रूवल बेसिस में थोड़े टाइम तक इनवॉइस को रोका जाता है. तो कब तक रोका जाता है, कब तक इनवॉइस इशू होना चाहिए, ये देखा जाता है. तो देयर आर टोटल 3 केसेस. फर्स्ट केसेस नॉर्मल, दूसरा कॉन्टिन्यूस और तीसरा अप्रूवल बेसिस पे. इसी तरीके से जब आप, और ये देखिए नॉर्मल जो है आपका, अगर आप नॉर्मल देखें, फोकस करें, तो नॉर्मल 31(1) में, कॉन्टिन्यूस 31(4) में और अप्रूवल बेसिस 31(7) पे. अब आप सर्विसेज पे आ जाइए.
तो सर्विसेज में जैसे यहाँ पे 3 केस थे, इसी तरीके से सर्विसेज में टोटल 2 केसेस है। कौन कौन से? एक तो सर है इसका नॉर्मल प्रोविजन, और दूसरा अगर आप सर्विसेज कॉन्टिन्यूस बेसिस पे दे रहे हैं तो सर्विसेज supplied on continuous basis। तो नॉर्मल प्रोविजन तो है आपका सेक्शन 31(2) में, और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सेक्शन 31(4) पे। अब आप बोलोगे कि सर इसका तीसरा केस क्यों नहीं है? आप कभी भी बताइए, क्या सर्विसेज हम अप्रूवल बेसिस पे दे सकते हैं क्या? आप सर्विसेज कभी भी अप्रूवल बेसिस पे नहीं दे सकते। ऐसा हो सकता है कि पहले मैं सर्विसेज दे दूं, आप ले ली सर्विसेज और अब आप बोलो नॉट अप्रूव्ड। मान लीजिए मेरा काम है कि आपका, मैं सैलून में काम करता हूँ, आपने बोला चलो चंपी करो, मैंने आपकी मस्त आधा घंटा चंपी करी, सर्विसेज दी आपको बढ़िया, आपने कहा मज़ा नहीं आया। ऐसा हो सकता है, सर्विसेज आप ले चुके हो। तो सर्विसेज में कभी अप्रूवल बेसिस नहीं होता। इसमें 2 ही केस बनते हैं। कौन कौन से? एक नॉर्मल प्रोविजन और दूसरा बनता है आपका कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। तो आई होप ये एक नॉर्मल है इसमें और एक ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे 31(2) में और 31(4) पे। अब आप देखो तो आपके पास 31(1) गुड्स का, फिर 31(2) सर्विसेज का, फिर 31(3) मैंने अभी आपको नहीं बताया है, फिर 31(4) आपका कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, फिर यहाँ पर आपका आ गया 31(5) कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, 31(6) मैंने आपको नहीं बताया, और फिर 31(7). तो 5 सब सेक्शन तो आपको गुड्स और सर्विसेज में कवर हो रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कवर करा है वो ये वाला पोर्शन कवर करा है। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ सेक्शन 31(4) पे, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स पे। यानी कि अगर कोई ऐसे गुड्स है जो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिल रहे हैं तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, ये वाली बात करने वाले हम। प्लीज सी सेक्शन 31(4). तो सेक्शन 31(4) में आपको यहाँ पर मैं प्रोविजन रखने से पहले आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे गुड्स है जो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिल रहा है, आज भी मिले, कल भी मिले, परसों भी मिले, रोज आ रहे हैं, रोज। अब आपके पास ये रोज जो गुड्स है ये आपको सप्लाई किए जा रहे हैं। जब आपको ये गुड्स रोज सप्लाई किए जा रहे हैं तो रोज रोज इनवॉइस बनाना वैसे भी फिजिबल नहीं होता। तो क्या होता है कि हम लोग विद्यासल अकेडमी में काम करते हैं और बहुत गर्मी है, तो रोज़ वहाँ पर कम से कम ना करके 6, 7, 8 बॉटल्स, 20 लीटर की बॉटल्स आती हैं। फिर उनको वाटर डिस्पेंसर पे रख दिया जाता है। फिर उस हिसाब से बच्चे, वहाँ पर बहुत बच्चे आते हैं तो वाटर कंजम्पशन होता ही है। तो जैसे जैसे पानी ख़त्म हो जाती है 20 लीटर की बॉटल, फिर वहाँ पर जो ऑफिस बॉय है वो वापस से पलट देता है। पर डेली ना, मैंने आई हैव सीन दिस, डेली 7-8 वाटर बॉटल्स वहाँ पर 20 लीटर की आ रही है। एंड द स्टाफ, द फैकल्टीज, द स्टूडेंट कंसर्न, एवरीबडी इज़ यूजिंग दैट। ज़रूरी है सब कुछ, ये भाई नॉर्मल कोर्स है। लेकिन अगर वो रोज़ 7 बॉटल या 8 बॉटल देके जाता है तो वो रोज़ रोज़ हमसे पैसे नहीं लेते। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो रोज़ ना एक समझदार व्यक्ति है, एक डेट लिख देता है और उसके आगे लिख देता है कि आज इतनी बॉटल दी, एक डेट लिख देता है उसके आगे लिख देता है आज इतनी बॉटल दी। तो वो डेली क्या कर रहा है? एंट्रीज कर रहा है, और एंट्रीज करके DTL बनाता जा रहा है। और पूरे महीने के बाद आता है और बोलता है कि भाई साहब मैंने आपको नाना करके इस महीने में 600 बॉटल दी है। मैंने कहा 600 क्या बात कर रहे हो? तो बोलते हैं हाँ, नाना करके अप्रॉक्स बता रहा हूँ। बोलते हैं देखो डेली आपकी 7 बॉटल आती है, 7 × 30 210। मैंने कहा ये तो 210 हुई। बोले ये तो 210 तो आपकी इस वाली ब्रांच में हुई ना, आपने जो दूसरी ब्रांच उस साइड में खोली हुई है पटेल नगर में, वहाँ पर भी मैं सप्लाई करता हूँ। मैंने कहा वहाँ कितनी सप्लाई करते हो? बोला वहाँ तो आपका दुगनी ब्रांच है, वहाँ 400 होती है कुछ। तो मैंने कहा अरे हाँ यार। तो वो मेरे को पूरी स्टेटमेंट देता है, मेरा कोई रोल नहीं है। अब वो जब मुझे स्टेटमेंट दे रहा है तो मुझे क्यों दे रहा है स्टेटमेंट कि लो भैया ये लो 600 बॉटल मैंने आपको सप्लाई करी है, पैसे दो। तो जिस दिन वो मुझे स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड देगा उस दिन मेरे को इनवॉइस इशू कर देनी है। तो सीधी बात, जिस दिन आपको सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, इनवॉइस आपको उस दिन या उससे पहले इशू कर देनी है। याद रहेगी ये बात? डन। ये तो एक बात। केस नंबर 2 देखिए, समझा रहा हूँ ना, एग्जाम्पल समझाता हूँ ना तो बच्चे को याद रहता है। केस नंबर 2 आपको ढंग से समझाता हूँ। अब पानी की बोतल को ही अगर कंटिन्यू करूँ तो जो हमको पानी की बोतल सप्लाई कर रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4 महीने से वो मेरे सामने नहीं आया है।
क्योंकि उसके वो आपको ऐसा लग रहा है भाई साहब, आपको लग रहा है वो पानी की बोतल वाला है, वो बिजनेसमैन है, उसके पास समय ही नहीं है, वो सप्लाई करे जा रहा है, यानी कि उसने बहुत कैपिटल अपने पास रखा हुआ है, पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही उसको, तो वो पानी सप्लाई किए जा रहे हैं। एक दिन मैंने उसको रोक लिया, अरे रुक भाई 4 महीने हो गए, क्या सीन है, बाकी सब छोड़, ये ले पैसे रख। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि तू स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, हम भी बनाते हैं, तेरा बहुत पैसा हो गया, तू एकदम से बाद में ज़्यादा मांगेगा, ये ले तू अभी पैसे ले। तो बोलते हैं सर फिर मैं इसका इन्वॉइस बना देता हूँ। मैंने कहा तो एक काम कर, 10,000 का इन्वॉइस बना, फिलहाल 10,000 रुपये तो ले तू मुझसे। तो या तो वो जब मेरे को स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड दे रहा है सप्लायर, तो मेरे को इन्वॉइस उस दिन या उससे पहले इशू कर देना है, या फिर जिस दिन मैं ही उसको बीच बीच में पेमेंट कर रहा हूँ, यानी कि जब जब मैं उसको पीरियोडिक पेमेंट कर रहा हूँ, इन्वॉइस उस दिन या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। तो 2 केसेस आए सामने, देखिए ये आपको लिखने हैं, पहला वाला सप्लायर का, दूसरा वाला बायर का। अगर सप्लायर आपको खुद ही क्या दे दे, स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, कि ये लो सर ये मैंने स्टेटमेंट बनाई थी, ये स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो इनवॉइस इस दिन, जिस दिन वो आपको स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड दे रहा है, इनवॉइस इस दिन या इससे पहले इशू हो जानी चाहिए। या दूसरा केस, जो बायर है वो आपको खुद ही पीरियोडिक पेमेंट कर दे, खुद ही पीरियोडिक पेमेंट कर दे, आपका वेट नहीं कर रहा कि आप कब रिकॉर्ड दोगे। तो जिस दिन पीरियोडिक पेमेंट वो आपको कर रहा है, इनवॉइस उस दिन या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। बोलिए क्लियर है सबको, एवरीबॉडी, इट इज क्लियर टू यू? डन, ओके। सो दीज आर द केसेस। कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? तो सर हमको एक तो ये ढूंढना पड़ेगा और दूसरा हमको ये ढूंढना पड़ेगा। आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको हटा रहा हूं और मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है आंसर। वीडियो क्लासेस ले रहे हो तुम, बिल्कुल ये मैंने हटा दिया, तो घबराने वाली बात नहीं है, तुम पीछे करके आराम से पॉज करके लिख भी सकते हो। हियर वी गो। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, where successive statement of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time of such statement is issued, और दूसरा as the case may be each such payment is received, या जब आप periodic payment कर रहे हो उस दिन या उससे पहले। क्लियर है बात एवरीबॉडी? डन। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 31(7), गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस इनवॉइस रिक्वायरमेंट। अगर आपने गुड्स सेंड करे अप्रूवल बेसिस पे, तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? इज द लास्ट इन केस ऑफ गुड्स। मैं कह रहा हूँ टैक्स इनवॉइस पे मैं बड़ा धीरे चल रहा हूँ, धीमे चल रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, बस उसके बाद फास्ट हो जाएगा। अगर जिस टाइम पे मैंने आपको बोला टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट हो गया, आप समझ जाना आपका 70-80% कोर्स हो गया, बाकी 20% का टाइम निकाल लेना, उतना समय बचेगा, इसमें कोई चूक मत करना। नेक्स्ट है सेक्शन 31(7). ये क्या कह रहा है सेक्शन 31(7)? सेक्शन 31(7) कह रहा है कि आपने गुड्स जो भेजे वो अप्रूवल बेसिस पे भेजे। अब अगर आपने अप्रूवल बेसिस पे भेजे हैं तो इनवॉइस कब तक इशू करें? हाँ, ये तो अब क्वेश्चन है सर ये तो अब इनवॉइस तब इशू कर देना चाहिए जब वो बोले कि हाँ अप्रूव्ड, जो आपने भेजा है वो ठीक है, यानी कि जब वो उसको सप्लाई ट्रीट कर ले कि हाँ हम ये ले रहे, तो इनवॉइस कब इशू कर जाना चाहिए? अगर जब आपने अप्रूवल बेसिस पे भेजा है। तो देखिए सर यहाँ पर फिर से कहानी बनाता हूँ। मान लीजिए ये एक सप्लायर है, इसने गुड्स दिए ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर गुड्स लेके निकला और बायर के पास गया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन खाली ये है कि जो गुड्स भेजे गए हैं ये सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस भेजे गए हैं, नहीं तो अगर कायदे से मैं बात करूँ ना, तो समझदार तो आप लोग भी कम नहीं है। आप लोग तुरंत बोलेंगे ये सर सप्लायर के यहाँ से जैसे ही गुड्स रिमूव हुए, हम तो नॉर्मल प्रोविजन में बोलते थे कि गुड्स जब नॉर्मल प्रोविजन में हम बोलते थे कि गुड्स जब रिमूव हो रहे हैं ना, तो उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। पर यहाँ पर जो रिमूव हो रहे हैं इसको हम कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो गुड्स भेजे गए वो किस बेसिस पे भेजे गए? अप्रूवल बेसिस पे। तो इस रिमूवल की कोई वैल्यू रह नहीं गई, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मोटी बात और साक्षात बात कि रिमूवल ऑफ गुड्स की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब हम क्या मानेंगे यहाँ पर? आप बताइए सर, 1 मिनट के लिए आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, आप बताइए ऐसे केस में कब मानेंगे? तो सीधा सीधा कहानी तो ये आया कि सर इसको तब माना जाएगा जब गुड्स सप्लाई करे
वहाँ पे जिनको गुड्स ले रहे थे उन्होंने बोला कि हाँ हमें पसंद है, यानी कि जब गुड्स सप्लाई हो गए वो माना जाएगा कि अप्रूव्ड हो गए, तो इनवॉइस उस दिन या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। पहली बात, आपकी बात मान ली। दूसरी बात मैंने ये बोला, कई बार क्या होता है कि गुड्स रिमूव होते हैं फैक्ट्री से, एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट अपने पास रखता है, वो बोलता है बताओ कब लेके आऊँ, बोलते हैं जिसको अप्रूव करने हैं वो अभी बाहर गया हुआ है, वो भी आएगा, 1 महीना लगेगा, तो बोलता है ठीक है। तो कई बार क्या होता है गुड्स रिमूव हो चुके हैं लेकिन अभी तक अप्रूवल का पता ही नहीं है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो रहा है, अप्रूवल का अता पता ही नहीं है, गुड्स रिमूव हुए पड़े हैं भाई साहब। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई साहब आपने जब रिमूव करे तो हमने तब तो आपको नहीं बोला इनवॉइस इशू करो, हमने तो आपको तब बोला जब वो सप्लाई होंगे तब इनवॉइस इशू करो। लेकिन अगर वहां से कोई अप्रूवल ही नहीं हो रहा है और आपको गुड्स रिमूव करे हुए समय हो गए, तो जब आपने गुड्स रिमूव करे और उसको 6 महीने का समय हो चुका है, 6 मंथ्स, तो 6 महीने जिस दिन खत्म होंगे ना, उसका जो अगला दिन होगा उस दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना है। तो इनवॉइस इशू कर देना है जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं उस दिन या उससे पहले। तो ये क्या बोला, अब आपको दिखाता हूं। मैंने बोला सर कि जो सप्लायर है इसने गुड्स रिमूव करे, फॉर एग्जाम्पल 1 जून को रिमूव करे, तो जब रिमूव करे उस दिन इनवॉइस इशू होगा नहीं सर, क्योंकि किस पे गया है, अप्रूवल बेसिस पे। ठीक है, 1 जून से 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं सर, ये 30 नवंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। ओके, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। मान लीजिए ये बायर के पास पहुंच गए 22 सितंबर को, बायर ने बोला डन, बढ़िया गुड्स है, तो इनवॉइस कब तक इशू होना चाहिए, 22 सितंबर को या उससे पहले। और आपके पास अभी तक सप्लाई हुई नहीं है, 30 नवंबर हो गया, 6 महीने निकल गए भैया, तो बोला जाएगा इससे ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, सप्लाई बने या नहीं बने, सप्लायर को इनवॉइस इशू कर देनी है अगला जो दिन है 1 दिसंबर, उस दिन या उससे पहले। तो जिस दिन 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं उसके अगले दिन, उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। आप जल्दी से अगर इसको नोट करते हैं तो मैं आपको इसका प्रोविजन दिखाता हूँ, देखेंगे। इधर देखिए, तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। क्लियर है बात, डन। विच एवर इज अर्लियर, जो भी ओकेशन पहले पड़े, नोटेड। तो सेक्शन 31(1) इज क्लियर टू यू, सेक्शन 31(4) इज क्लियर टू यू, सेक्शन 31(7) इज क्लियर टू यू। Now the next is tax invoice in respect of services. Tax invoice in respect of services, ये क्या है? तो ये तो ना बहुत ही प्यारा है, मेरे को तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, कि इनवॉइस सर्विसेज में कब तक इशू हो जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द टाइम क्राइटेरिया, कि इनवॉइस सर्विसेज में इशू कब तक हो जाए, सर हमको बता दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो बोला गया बहुत सिंपल, सेक्शन 31(2) तो बहुत ही सिंपल है सर्विसेज में। बोला गया इतना आसान है ना, आपको बता रहे हैं। बोला जब आपने सर्विसेज दे दी, आपने क्या करी है, आपने सर्विसेज दे दी है, बोला ठीक है, तो बोला अगर आपने जो सर्विसेज दी है वो समय से दे दी है तो आपको इनवॉइस इतना एक टाइम फ्रेम बताया गया, इतने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। और दूसरा आपने जो है, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, एक सेकंड दीजिए, मेरे ख्याल से ये इन्होंने लिख दिया है टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। 1 मिनट रुक जाइए सर। जी सर, इसको ना आप इस स्लाइड को, सर ये वाली स्लाइड को आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये वाली स्लाइड इन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई की कॉपी करके यहाँ डाल दी है, मतलब कि मेरे स्टाफ ने, इसको इग्नोर करिएगा, मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ मेरे साथ आइए, हम इस पे बात कर रहे हैं सर। देखिए इसकी बात हो चुकी है 31(1) की, 31(4) की और 31(7) की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 31(2). इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? तो बोला गया जिस दिन आपने सर्विसेज दे दी, आपने सर्विसेज जिस दिन दे दी उसके अगले 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इट इज सो इजी। बस मैं 30 दिन का नाम ले रहा हूं बस। सर मैं आपको कह रहा हूं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचनी चाहिए। इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए? सर अगले 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सर अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस नहीं इशू हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? वो कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई में होते हैं, वो यहाँ नहीं होते। हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमको सिर्फ इतना मतलब है कि इनवॉइस कितने दिनों में इशू हो जाना चाहिए। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है सर, अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया तो टाइम ऑफ सप्लाई जो बनता है उस चैप्टर में वो कुछ और बनता है। 30 दिन के अंदर इशू नहीं हो तो टाइम ऑफ सप्लाई कुछ और बनता है। वो टीओएस का मैटर है, वो चैप्टर ही अलग है। हमारे को यहाँ पर कंप्लायंसेस देखनी है कि सर्विसेज जब दी है तो इनवॉइस कब तक इशू करें? 30 दिन में। बोला गया अगर आप सर्विसेज दे रहे हो और आपकी जो कैटेगरी है वो अलग है, मतलब कि हो सकता है आप बैंक हो सकता है आप टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है आप इंश्योरेंस कंपनी हो। तो अगर आप इस तरीके के कोई सप्लायर हो जो कि टेली कम्युनिकेशन, बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में है, तो आपके लिए 45 डेज है और बाकी सब के लिए 30 डेज है। सो इट इज़ एज क्लियर एज दैट, इनवॉइस टू बी इशूड विद इन अ time frame of 30 days, or otherwise if you are bank, you are a telecommunication department or you are a insurance company, then invoice shall be issued within a time frame of 45 days. अच्छा, ये जो बैंक, टेलीकम्युनिकेशन और इंश्योरेंस है इनको 45 दिन में मिला गया और इनके पास देयर इज वन मोर ऑल्टरनेट, इनके पास एक और ऑल्टरनेट है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बताइए आपको ये सीधा सा टाइम लिमिट याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीधा सा है, ठीक है, ओके। अब यहां पर तो लिखा हुआ है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज टाइम लिमिट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। द इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी इशूड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आप इंश्योरेंस ऑफ बैंक हो एक्सेट्रा, टाइम लिमिट वुड बी 45 डेज। क्लियर है? तो इनके लिए 45 दिन का समय है। अब अगर आप इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, अब यहाँ पर बोला गया कि देखिए आपको वैसे सर्विसेज, आप कौन हो? आप बैंक्स हो। आपको बोला गया आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो, ओहो बड़े आराम से 30 दिन 45 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने जो सर्विसेज दी वो एक दूसरे को दे रहे हो, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा सर्विसेज दे रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा को। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रीन पार्क में है, दिल्ली में ग्रीन पार्क में बैंक ऑफ बड़ौदा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली में दूसरी जगह में द्वारका में। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ग्रीन पार्क में और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है आई वुड से कहाँ पर है ये? द्वारका में। ये एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, एक दूसरे को। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंक, टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स। अगर ये आपस में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो फिर उनसे बोला गया चलो रहने दो, तुम्हारे लिए तो 45 दिन में ही तुमको और रिलैक्स कर देते हैं। बोला कितना रिलैक्स? बोला कि देखो, इफ एन इंश्योरर और अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ एनबीएफसी or a telecommunication operator or any other class of supplier of services as the case may be notified by the government on the recommendation of the council, they have a option instead of issuing the invoice within the time frame of 45 days from the completion of services। ये क्या कर सकते हैं सर? इनके पास एक मौका होता है, they may issue the invoice before or at the time of such supplier record the same in his books of accounts or before the expiry of quarter ending which the supply was made। एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्या बोला इसने? देखो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है बहुत सिंपल सी बात, देखो क्या कह रहा है, इधर देखो समझो। सर्विसेज दी, इनवॉइस कब तक इशू करना है? मैटर खत्म हो गया 30 दिन के अंदर। अगर आप बैंक को, टेलीकम्युनिकेशन हो, इंश्योरेंस कंपनी है तो कितने दिन में? 45 डेज में। वन मोर ऑल्टरनेट, इफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस आर देयर, if inter branch transactions are there
इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन आर देयर मतलब क्या होता है कि यानी सर ये आपस में एक दूसरे को ही सर्विसेज दे रहे हैं। तो बोला गया ये देखिए, एक मैंने एग्जांपल लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अनदर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये ब्रांच है ग्रीन पार्क और ये वाली जो ब्रांच है ये है द्वारका में, ठीक है। इन्होंने सर्विसेज दी, से फॉर एग्जांपल इन्होंने सर्विसेज दी से एग्जांपल 21 जुलाई को, ठीक है। अब 21 जुलाई को दी है, बोला इनवॉइस कब तक इशू कर दे, तो बोला कि हम तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है, 45 दिन का, हमारे ऊपर कोई नाटक नहीं है। बोला नहीं, कोई नाटक नहीं है। ये जो ग्रीन पार्क है ना, ग्रीन पार्क जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, ग्रीन पार्क ब्रांच, इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी और इन्होंने एंट्री करी 21 जुलाई को सर्विसेज दी थी। एंट्री करी इन्होंने 2 सितंबर को, 21 जुलाई से 22 में सर्विस दी, 2 सितंबर 22 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी। तो 21 जुलाई 2022 से लेकर 2 सितंबर 2022 देखोगे तो 45 दिन से ज़्यादा हो गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन एंट्री करी, वही मान लेंगे कि जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हो, इनवॉइस उस दिन या उससे पहले इशू कर दो। तो इतना सिंपल बोला गया था कि जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो रही है, इनवॉइस उस दिन इशू हो जाना चाहिए। या फिर दूसरी बात बोली गई, या फिर जिस बार आपने जब भी सर्विसेज दी है वो क्वार्टर जब खत्म हो रहा है उससे पहले एंट्री कर देना। तो देखिए क्वार्टर कैसे बनता है, नहीं वो पीने वाला क्वार्टर नहीं, पहला अप्रैल में जून का, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर का। अभी सर्विसेज कब दी थी, ये सर्विसेज दी थी जुलाई में, यानी कि ये क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, 30 सितंबर को। तो अगर इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 सितंबर को एंट्री नहीं करी होती तो भी इनवॉइस कब तक इशू कर देना था, 30 सितंबर तक, जब तक वो क्वार्टर कंप्लीट हो रहा था। वापस देखिए इधर, अगर आप इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो इनवॉइस कब तक इशू कर देना है, बिफोर और एट द टाइम सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिस दिन उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी उस दिन उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना है। या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर विच द सप्लाई वाज मेड, वो क्वार्टर कंप्लीट होने से पहले, जिस क्वार्टर में उसने सप्लाई करी थी, वो क्वार्टर जब कंप्लीट हो रहा है उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना है। बोले क्लियर है क्या बात, डन, पक्की रही, ठीक है। So this is all about the tax invoice in respect of supply of services. This is normal provision. लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हो और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे दे रहे हो, किस पे दे रहे हो, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। तो कॉन्टिन्यूस बेसिस का मतलब क्या होता है, सर देखो अभी जब गुड्स पढ़ा रहा था तब मैंने वहाँ पर आपको बोला था कि कॉन्टिन्यूस बेसिस का मतलब ये होता है कि कोई आपको गुड्स दे रहा है और एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे सर्विसेज में क्या होता है ना, सर्विसेज में बहुत सिंपल सा बात है कि अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सर्विसेज दे रहा है और वो सर्विसेज देते हैं उसको 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो यानी माना जाता है कि वो लगातार आपको सर्विसेज दे रहा है। तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, तो सर अगर कोई कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपको सर्विसेज दे रहा है तो यानी कि एक एग्रीमेंट बना होगा, हाँ ज़रूर एक एग्रीमेंट बना होगा जिसमें लिखा होगा कि आप हमको लगातार सर्विसेज दोगे इस चीज़ की, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट बना होगा उस एग्रीमेंट में ज़रूर ड्यू डेट मेंशन होगी कि नहीं होगी, उसमें ड्यू डेट मेंशन होगी। तो जो भी ड्यू डेट उसमें मेंशन है, अलग अलग हो सकता है, हर महीने की ड्यू डेट हो सकता है क्वार्टरली ड्यू डेट हो, तो जो ड्यू डेट मेंशन है तो इनवॉइस उस दिन या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या देखना है सर, हमको एग्रीमेंट देखना है और एग्रीमेंट में हमको क्या ढूंढना है, ड्यू डेट। तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, जिस दिन ड्यू डेट हो उस दिन या उससे पहले। सर मान लीजिए अगर एग्रीमेंट में कोई ड्यू डेट मेंशन नहीं है तो आप सर्विसेज ले रहे हो, आप जब उनको पेमेंट कर रहे हो तो जो पीरियोडिक पेमेंट आप जब कर रहे हो तो इनवॉइस उस दिन या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। अच्छा ड्यू डेट मेंशन है तो ड्यू डेट जब मेंशन है इनवॉइस उस दिन या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। अगर ड्यू डेट मेंशन नहीं है तो जब पेमेंट किया जा रहा है तो उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए सर ये भी मान लीजिए और कुछ भी हो सकता है कि हाँ कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है, मान लीजिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और बोला गया कि ये पूरी बिल्डिंग बना के दो और सुनो तुमको पेमेंट पता है कब होगी,
पहली पेमेंट होगी जब तुम 25% काम कर लोगे, बोला अच्छा। दूसरी होगी जब तुम 50 कर लोगे, तीसरी जब तुम 75% काम कर लोगे, और चौथी जब तुम 100% काम कर लोगे। तो कई बार पेमेंट डिपेंड होती है कंप्लीशन ऑफ इवेंट से। तो कई बार आपकी जो पेमेंट होती है वो लिंक होती है कंप्लीशन ऑफ इवेंट से। इवेंट कंप्लीट हो गया, आपकी पेमेंट हो जाएगी। डन। तो इसको देखिए आप, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दी। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पता लग रहा है तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो इनवॉइस शैल बी इशूड व्हेन द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज रिसीव द पेमेंट, जब पेमेंट रिसीव होगी। व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, अगर पेमेंट जो है वो कंप्लीशन ऑफ इवेंट से लिंक है तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हुआ, इनवॉइस उस दिन या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। तो अब हम लोगों के पास कायदे से देखा जाए तो हम पढ़ रहे थे सेक्शन 31, और सेक्शन 31 में हम लोगों ने सेक्शन 31(1), सेक्शन 31(4), सेक्शन 31(7) ये सभी गुड्स से रिलेटेड थे। ये हमने कवर कर लिया कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। इसके अलावा वी हैव सीन सेक्शन 31(2) और सेक्शन 31(5), ये दोनों सर्विसेज से रिलेटेड थे एंड वी हैव सीन इट कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं भी कहूँगा आप लोग भी इसको एक बार इस तरीके से उतार लीजिए। अब हमारे जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे सेक्शन 31(3) और सेक्शन 31(6). ये दोनों क्या बोलते हैं सेक्शन, ये देखेंगे। और इसके बाद हमारा जो सेक्शन 31 है विच पर्टेन्स टू टैक्स इनवॉइस, वो हो जाएगा कंप्लीट। और ये कंप्लीट होते ही मान लीजिए चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका 80%। डन, जल्दी से नोट कीजिए। सो इफ यू नोटेड, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमको सिर्फ ये 2 सेक्शंस देखने और इसके बाद टैक्स इनवॉइस हमारा खत्म। तो आ जाइए सर मेरे साथ वापस से स्लाइड्स के ऊपर। मैं आपको लेके चल रहा हूँ स्लाइड्स पे, और स्लाइड्स पे जो अगला सेक्शन आप लोगों के सामने है वो है सेक्शन 31(6). सेक्शन 31(6) क्या कहता है सर? हम लोगों ने गुड्स के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने सर्विसेज के बारे में देख लिया। नाउ सेक्शन 31(6), इशुएंस ऑफ इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सेसेशन ऑफ सप्लाई। अब क्या हुआ कि देखिए, हुआ क्या कि सप्लाई आप कर रहे थे, सप्लाई करते करते बीच में आपके सप्लाई को बंद कर दिया गया, सीज कर दिया गया आपके बिजनेस को। वो रीजन कोई भी हो सकता है। सर आप लोगों ने ना ये बात मुझसे पढ़ी हुई है कि कब ऐसे केसेस होते हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन पे आ जाता है, सीज करना पड़ता है। सर वो ऐसे केसेस है, हो सकता है आपने पिछले 3 महीनों की रिटर्न फाइल नहीं करी हो सकता है कि पिछले 6 महीनों की आपने रिटर्न फाइल नहीं करी हो सकता है अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के डीलर हैं तो पिछले 3 क्वार्टर की रिटर्न आपने फाइल नहीं करी हो। आपने कोई ना कोई जीएसटी लॉ कंप्लायंस जो है, जो उसके सेक्शंस हैं, जो उसके रूल पोजीशन है, उसको कोई वायलेट किया हो किसी ना किसी को। तो सर ऐसे केसेस में ना आपके बिजनेस को सीज करना पड़ सकता है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हर कंपनी सेक्रेटरी को हम इसलिए अपॉइंट करते हैं कि वो हमारी कंपनी के सारे कंप्लायंसेस करे। आप कई बार ऐसा करते हैं कि छोड़ो यार हम खुद कर लेंगे, तो कई बार आपको नुकसान ज़्यादा भरना पड़ता है। तो अब हुआ क्या, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक मिस्टर ए है, ये सप्लाई कर रहे थे कुछ गुड्स मिस्टर बी को। अच्छा, डील क्या हुआ? डील ये हुआ कि टोटल 20 लाख के गुड्स सप्लाई करेंगे। अभी 20 लाख में से अभी तक 20 लाख में से सिर्फ 8 लाख के सप्लाई हुए थे, और उसके बाद अभी सप्लाई रुका हुआ था। लेकिन ये 8 लाख के जब सप्लाई हुए थे, उसके बाद 14 जून को मान लीजिए कुछ ऐसा पता लगा कि बिजनेस हमने कर दिया सीज। अब जैसे ही हमने बिजनेस सीज करा तो 8 लाख तक की तो सप्लाई हो गई थी आउट ऑफ 20 लाख। तो बोला गया जिस दिन आपका बिजनेस सीज हो रहा है उस दिन या उससे पहले पहले आपको जितना सप्लाई आप बिफोर सेसेशन कर चुके हो उसका इनवॉइस क्रिएट कर देना है। तो ये 8 लाख का भाई अगर तुम सप्लाई कर चुके थे और इसका अभी तक इनवॉइस तुमने इशू नहीं करा है, सो टुडे योर बिजनेस आर गोइंग टू बी सीज टुडे
or before today you have to issue the tax invoice. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखेंगे, in a case where the supply of services ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of supply made before such cessation. तो supply आपने जो कर दी थी before cessation, यानी कि जब सीज हुआ है उससे पहले जो भी आपने सप्लाई कर दी थी उसकी इनवॉइस इशू हो जाएगी. कब सर? इट शुड बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस. क्लियर है बात? तो मैंने आपसे अभी यही एग्जांपल में बोला था कि ए ने एग्रीमेंट करा था बी को कि भाई 20 लाख के सप्लाई करूंगा, पर 14 जून को उसका बिजनेस जो है वो हो रहा है सीज. अब है तो दुख की बात, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 14 जून को आउट ऑफ 20 लाख में से 8 लाख की सप्लाई हो चुकी है, तो इसका टैक्स इनवॉइस भैया आज तक इशू कर दो सीज होने से पहले. क्लियर बात? डन. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 31(6). अभी किसी भी केस में हो सकता है, वेदर यू आर सप्लाइंग द गुड्स और यू आर सप्लाइंग द सर्विसेज, व्हाटएवर इट वुड बी. नाउ द नेक्स्ट इज, अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है. अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सेक्शन 31(3) पे. सेक्शन 31(3) में अगर आपको दिखाऊँ ना तो बहुत प्यारा सेक्शन भाई सब, बहुत प्यारा सेक्शन. कॉमन पॉइंट चल रहे हैं अब सेक्शन 31(3). सबसे पहले कह रहा है कि रिवाइज इनवॉइस. सेक्शन 31(3) में भी अब क्लॉजेज है, ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत सारे क्लॉजेज है, वो देखने वाले हम. इसके बाद हमारा टैक्स इनवॉइस का सेक्शन 31 कंप्लीट हो जाएगा. सेक्शन 31 कह रहा है रिवाइज इनवॉइस ऑन इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. अब यहाँ पर क्या है, ये बात भी आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है. अब आप जीएसटी में महारत हासिल कर चुके हैं. ये देखिए आप लोग समझदार हैं कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है वो रजिस्टर्ड हुआ जीएसटी अथॉरिटी में, तो वो रजिस्टर्ड हुआ होगा तो रजिस्ट्रेशन से पहले उसके ऊपर एक लाइबिलिटी बनी होगी कि भाई नाउ यू बिकम लायबल टू गेट रजिस्टर्ड. तो ये रजिस्टर्ड होने से पहले क्या स्टेप्स रहे होंगे? सर स्टेप्स देखने के लिए पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 1. सबसे पहले ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. लायबल कब हुआ होगा? सर जो उसका जो टर्नओवर है वो एक लिमिट से ऊपर चला गया होगा, जो आप लोग पढ़ चुके हो. अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला गया तो वो पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेक्शन 22 में. कहीं कहीं पे आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि वो एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे लिमिट 40 लाख से. तो अगर आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे तो स्टेट्स है जहाँ पे सिर्फ 10 लाख की लिमिट है, वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स एज पर जीएसटी 4 स्टेट्स आप लोगों को पता है, जिसको अपन MMTN बोलते हैं. ठीक है, तो अब वो लायबल हो गया है. ठीक है, जिस दिन वो लायबल होता है वहां से उसको 30 डेज मिलते हैं कि भैया 30 दिन का समय है, अपने आप को 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करवा लेना. मैं कहता हूं उसने 30 दिन के समय के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, लेकिन अगर वो 30 दिन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाता है तो वो रजिस्टर्ड माना जाता है विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लायबल. जिस दिन वो लायबल हुआ था उस डे से वो रजिस्टर्ड माना जाता है. मैं वापस से इस बात को बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई बंदा लायबल होता है 14 जून को, तो उसके पास 30 दिन है कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवा ली. वो बंदे ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया और वो रजिस्टर्ड हो गया 30 जून को. 16 दिन के अंदर अंदर में वो रजिस्टर्ड हो गया है. तो यहाँ से 14 जून से लेकर 30 जून सिर्फ 16 दिन है. उसके पास 30 दिन थे, वो रजिस्टर्ड करवा सकता था. उससे विद इन अ मीन टाइम अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया. लेकिन अब जैसे ही वो 30 दिन को उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 30 जून को, तो माना यह जाएगा कि वो रजिस्टर्ड है विद इफेक्ट फ्रॉम लायबल डेट ऑफ लायबल, यानी कि वो माना जाएगा कि 14 जून से रजिस्टर्ड है. लेकिन 14 जून के बाद से भी जब वो सप्लाई कर रहा था तो उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो नहीं था, वो जीएसटी तो नहीं कलेक्ट कर पा रहा था. तो अब क्या करें? तो सर ये वाला जो मीन टाइम पीरियड है, ये वाला 14 जून से लेकर 30 जून तक का, ये जो मीन टाइम पीरियड है, इस मीन टाइम में इसने जितने भी लोगों को B2B सप्लाई करी थी, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करी थी, उनको ये फिर से रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेगा और बोलेगा कि भाई साहब बिल्कुल क्रेडिट ले सकते हो, जो आपने मुझसे इनवॉइस ली थी ये लो दोबारा से एक और इनवॉइस और इसमें जीएसटी लगा हुआ है, नाउ यू कैन क्लेम रिवाइज इनवॉइस. अच्छा, ये तो इसने इशू करी B2B कस्टमर को, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस. और हो सकता है कि इसके मीन टाइम इसने B2C सप्लाई भी करी हो, बिजनेस टू कंज्यूमर. कंज्यूमर को तो मतलब ही नहीं है कि जीएसटी है या क्या है वगैरह. यहाँ पर ये कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर देगा.
मेन गेम क्या है? मेन गेम रिवाइज इनवॉइस का है B2B कस्टमर को, क्योंकि उन्हें ITC क्लेम करना पड़ता है। तो यहां पर मैं आपके सामने फिर से दिखाता हूं। A registered person may, within 1 month from the date of issuance of certificate of registration, and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued, during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate registered to him। तो जिस दिन उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी, वहां से लेकर जब तक उसको आरसी इशू हुई, इस मीन पीरियड का उसको क्या इशू करना पड़ेगा? रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। ये सेक्शन 31(3) का पहला क्लॉज बोलता है, क्लॉज ए। क्लियर है बात एवरीबॉडी? ठीक है। सो रिवाइज्ड इनवॉइस इज अ इनवॉइस। तो आप लोग क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आज 14 जून है और 14 जून को आज मैं रजिस्टर होने के लिए लायबल हो गया। तो अब से मैं जो भी सप्लाई करूंगा उस सप्लाई के ऊपर मेरे को जीएसटी चार्ज करना है। पर क्या मैं जीएसटी का टैक्स इनवॉइस बना सकता हूं? नहीं, मैं जीएसटी का टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। तो वॉट एवर द सेल आई एम मेकिंग, आई हैव टू कलेक्ट द टैक्स ऑल्सो। तो मैंने टैक्स कलेक्ट करा, तो मैंने कस्टमर से कलेक्ट करा। मान लीजिए मैंने किसी कस्टमर से कलेक्ट करा कि ये लो भैया 5,000 का सामान और उसके ऊपर 500 रुपये जीएसटी। उसने मुझे 5,500 रुपये दिए। मैंने 500 रुपये संभाल के रख लिए कि ये भाई 500 रुपये तो गवर्नमेंट के है। ठीक है। ऐसे मैंने जितने भी कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करा, मैं उनको एक कच्चा बिल देता चला गया और सारा जीएसटी मैंने कलेक्ट कर लिया। तो ये एक सेल हो रही है मेरी B2C, बिजनेस टू कस्टमर। दूसरी मेरी सेल हो रही है B2B। अब मैं बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जो लोग मुझसे खरीद रहे हैं वो आगे बेचेंगे। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि ये लो सामान और इसके ऊपर जीएसटी दो। वो कह रहा है इनवॉइस तो दे। मैंने कहा देख भाई रुक जा, मैं लायबल हो गया हूं और मैंने अप्लाई कर दिया है। मैं तेरे को दोबारा से एक और इनवॉइस दूंगा, तेरे को पक्का ITC मिलेगा, तू घबरा मत। तू बिजनेस टू बिजनेस है, घबरा मत। अब जब मेरे को आरसी मिल गई तो मैंने इधर भी रिवाइज्ड इनवॉइस इशू किया और इधर भी रिवाइज्ड इनवॉइस इशू किया। B2B में तो जितने लोग थे ना वो सब मुझसे इनवॉइस लेके गए हैं, सब, क्योंकि उन सबको इनपुट टैक्स का क्रेडिट चाहिए। और यहाँ पे जो B2C वाले थे ना, इनमें से कोई इनवॉइस लेने नहीं आया। इनको क्या मतलब, इन्होंने पैसा दे दिया है, डन। इनको क्या मतलब? तो ये जितने भी थे इन सबका मैं कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना दूंगा और बता दूंगा गवर्नमेंट को कि भैया 14 जून से लेकर 30 जून तक इतना टैक्स मैंने कंज्यूमर से कलेक्ट करा था और ये लीजिए उसका पेमेंट जमा करा दिया। और आगे से तो अब मेरे पास आरसी है, मेरा जो इनवॉइस बनने वाला है वो बेहतरीन बनने वाला है, घबराने वाली बात ही नहीं। सो रिवाइज इनवॉइस बनाना पड़ता है, ये आपको बता रहा है सेक्शन 31(3)(a। कब से कब तक का वो मैंने आपको समझा दिया। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 31(3)(b। नो टैक्स इनवॉइस इफ द वैल्यू इज लेस देन 200 रुपीज। कह रहा है कि अगर भाई साहब आप सामान बेच रहे हो, कोई भी गुड सप्लाई कर रहे हो और उसकी कीमत अगर 200 रुपये से कम है तो आपको टैक्स इनवॉइस हर जने को बनाना नहीं पड़ता। मेरी बात समझना। मान लीजिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं एक स्टेशनरी की दुकान पे बैठा हुआ हूँ और मैं पेन बेच रहा हूँ, मैं नोटबुक्स बेच रहा हूँ, मैं बुक्स बेच रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, मैं हर स्टेशनरी आइटम जो है, स्केल हुई, ये सब मैं बेच रहा हूँ और मैं सब कुछ बेच रहा हूँ। और बार बार कस्टमर आ रहा है, बोल रहा है ये 20 रुपये का पेन देना, मैंने कहा ले। ये ले 50 रुपये का ये देना, ये ले। तो अब छोटे छोटे इनवॉइस बनाना ना, मतलब एक कितना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, कितना आप समझ रहे हो कि स्टेशनरी कस्टमर पे कितने लोग खड़े होते हैं। मैं हर जने का बिल बनाता रहूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, अगर सामने वाला आपसे माल खरीदने आया और वो B2B कस्टमर है, यानी कि क्या है, बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर है, तो उसको तो इनवॉइस चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है भाई साहब, और वो रजिस्टर्ड है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। तो रजिस्टर्ड के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हम खाली ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी इनवॉइस की वैल्यू 200 रुपये से कम है, एक तो 200 रुपये से कम है पहली कंडीशन, दूसरा जो सामने वाला बंदा है वो अनरजिस्टर्ड है, और जो सामने वाला बंदा है वो आपसे इनवॉइस नहीं मांग रहा, तो आप उसको इनवॉइस मत इशू करो। आप बस टोटल करते जाओ कि मैं टोटल करता जाता हूँ। देखो, मैंने अभी एक जने को माल बेचा 50 का, दूसरे को बेचा 150 का, तीसरे को बेचा 180 का, चौथे को बेचा 140 का, टोटल करते जाओ। आखिरी में जो टोटल आया, मानो सबका टोटल जो 200 रुपये से कम वाले थे उन सबका टोटल मानो आखिरी में 5,000 रुपये आया डे एंड पे, जब दिन खत्म हो रहा था। आप उस 5,000 का एक ही इनवॉइस बना दो, उनको तो इनवॉइस चाहिए नहीं था। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा, मान लीजिए सामने वाला जो है वो अनरजिस्टर्ड है, पर वो कह रहा है मेरे को तो इनवॉइस चाहिए, मैंने 100 रुपये का माल खरीदा, मेरे को इनवॉइस दो। हाँ, तो उसको देना पड़ेगा।
हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, हम 3 केस कर रहे हैं। सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, 200 रुपये से कम का सामान खरीदा है और वो इन्वॉइस नहीं मांग रहा, तब आप एक साथ जिन्होंने नहीं मांगा उन सबका एक कंसोलिडेटेड इन्वॉइस शाम को बना देना। माथा पच्चे करने की जरूरत नहीं है। 200-400 लोग ऐसे आते हैं जो 200 रुपये से कम का सामान खरीदते हैं, इन्वॉइस नहीं मांग रहा, रहने दो, आखिरी में एक बना देना। तो यहाँ पर 3 बातें बोली गई। पहली बात क्या बोलेगी, उससे भी पहले पैराग्राफ में और कीमती बात बोली गई है, a registered person other than the supplier engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screen may not issue a tax invoice if, कह रहा है कि सभी सप्लायर के लिए अप्लाई होता है, इसको छोड़ के जो कौन सी टिकट बेच रहा है, भैया आप मूवी देखने गए और बोला गया कि मूवी की जो टिकट है वो जो है, मान लीजिए ऐसा आजकल तो नहीं मिलती कि 300-400 रुपये से कम की मूवी टिकट हो, लेकिन मान लीजिए मूवी की टिकट 180 रुपये, तो बोला कि अगर आप मूवी की टिकट बेच रहे हो तो आपके लिए नहीं है ये एप्लीकेबल। एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट फॉर यू। आपके पास सारे लोग आ रहे हो, सब अनरजिस्टर्ड हो, भले कोई नहीं बोल रहा हो, पर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इन लोगों को छोड़ के जो कौन सा काम कर रहे हैं, जो टिकट दे रहे हैं एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, इनको छोड़ के और कुछ जितने भी लोग हैं उन वो चाहे तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करे इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड इज लेस देन ₹201, द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड 2 एंड द रेसिपिएंट नॉट रिक्वायर्ड सच इनवॉइस, और रेसिपिएंट को इनवॉइस नहीं मांगता, तो फिर इनवॉइस देने का जरूरत नहीं। इंस्टेड such registered person shall issue a consolidated tax invoice for such respect of all such supplier। बोले क्लियर है बात सबको, डन, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल देखते हैं अपन। Gemini trader is a trader dealing in a stationery items. They registered under GST and has taken following सेल्स ड्यूरिंग द डे। अब आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आ रहा है कमलेश ट्रेडर, माल खरीदने आया, रेसिपेंट, अरे तुमने वो नाम नहीं सुना था क्या, कमलेश, क्या नाम है तेरा, कमलेश, वो ही है। तो ये आया कमलेश ट्रेडर, अ रजिस्टर्ड रिटेल डीलर अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। देखिए सर, कुछ लोग ज्ञानी होंगे, वो बोलेंगे कि अगर कोई कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड है तो उसको तो क्या ईटीसी मिलेगा। हम ये सब बात कर ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं ये कमलेश ट्रेडर कौन है, ये रजिस्टर्ड है, मैटर खत्म, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। 185 का हो, 85 का हो, कितने का भी हो, ये रजिस्टर्ड है, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हमारे पास 3 कंडीशन, वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, 200 रुपये से कम का सामान खरीदा हो, और वो इनवॉइस नहीं मांग रहा है तो ठीक है। तो पहले वाले को तो टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड बंदा है। दूसरा, कल्पेश स्टेशनर एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडर, ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, इसको माफ कर, ओ ये 200 रुपये से ऊपर है तो इसको भी टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। तीसरा, हुसैन, एक पेंटर है, ये भी अनरजिस्टर्ड है पर ये भी 200 रुपये से ऊपर का है तो इसको भी टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। शांति चैरिटेबल ट्रस्ट एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, उन्होंने 195 का खरीदा है तो इसको रोक सकते हैं, इस पर मैं सर्कल लगा लेता हूँ ऐसा वाला। मनीषा एक स्टूडेंट है, वो भी अनरजिस्टर्ड है, उसने 140 का सामान खरीदा, इसको भी रोक सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आखिरी के 2 का हम चाहें तो कंसोलिडेटेड इनवॉइस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कौन थे, आखिरी के 2 अनरजिस्टर्ड है, 200 रुपये से कम का सामान खरीदा है, और अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर द इनवॉइस, तो हम मान के चल रहे हैं कि इनवॉइस इन्होंने नहीं मांगा, तो इन दोनों का हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस दे सकते हैं। ठीक है, देखिए भैया सॉल्यूशन है क्या यार इसका। कह रहे हैं, in the given illustration, Gemini trader can issue a consolidated tax invoice only with respect to the supply made to Shanti Charitable Trust worth ₹195 and ये because the value of the goods supplied to this recipient is less than ₹200। Done। क्लियर है बात सबको? जल्दी से तुम लोग इसको उतारो, जल्दी से भाई, जल्दी से, टाइम कम है, जल्दी उतारेंगे सब लोग। एवरीबडी बी फास्ट। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ये 2 लिए, बाकी के क्यों नहीं लिए मैंने, ये सब देखेंगे आप।
यस नोटेड. चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 31(3)(d). अभी आपने देखा 31(3) का क्लॉज ए कि रिवाइज इनवॉइस क्या होता है. फिर आपने देखा 31(3) का बी कि 31(3) के बी में अभी आपने देखा कि अगर 200 रुपये से कम का है, अनरजिस्टर्ड है और इनवॉइस कॉल नहीं कर रहा है, तो अपन उसको इनवॉइस ना दें चलेगा. अब हम देख रहे हैं 31(3)(d). सर 31(3)(c) कहाँ गया? अरे बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है वो. तो 31(3)(c) क्या होता है? रुक जाओ, आखिरी में लिखा हुआ है इसलिए रोक रहा हूँ. अच्छा, तुमको नहीं रुका जा रहा, सर स्किप कर जाओ स्लाइड, हमको तो लाइन से चलो मैं पहले बताता हूँ 31(3)(c) क्या होता है, मैं बताता हूँ. यहां पर बोला गया, भाई बच्चे हैं कुछ भी बोल सकते हैं, हमको पहले ये पढ़ना है. आपने स्लाइड कैसे बनाई हो, इंस्टीट्यूट कैसे लिख रहा हो, हमको नहीं, हमको रिदम में चलो. 31(3)(c) कह रहे हैं बिल ऑफ सप्लाई. क्या बोल रहे हैं? बिल ऑफ सप्लाई. अब मेरे को आप एक बात बताओ, कोई बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ. अब अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि या तो वो सेक्शन 9 में रजिस्टर्ड हो, यानी कि नॉर्मल लेवी मतलब जब वो गुड्स बेचेगा तो जीएसटी कलेक्ट करेगा, या वो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड हो जिसको अपन बोलते हैं कॉम्पोजिशन लेवी. कॉम्पोजिशन लेवी मतलब कि वो माल बेच रहा है, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन उसको जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. वो आखिरी में, पूरे साल के आखिरी में अपने टर्नओवर के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज, मैंने आपको बता दी थी 1% है मेनली, तो वो पे करनी है गवर्नमेंट को. ठीक है सर, हमको कोई आपत्ति नहीं, जब दुनिया को आपत्ति नहीं तो हमको क्या आपत्ति. लेकिन ये नॉर्मल लेवी वाले और कॉम्पोजिशन लेवी वाले बंदे रजिस्टर्ड तो हो गए. अब आप यहां पर खरीदने गए, नॉर्मल लेवी जहां पर था, तो उसने क्या करा, उसने आपको माल बेचा, उसने बोला कि इतना वैल्यू है, और उसके ऊपर उसने लगाया जीएसटी एट द रेट ऑफ जो भी रेट था ये लगा के आपको टोटल प्राइस आपसे ये चार्ज करा, डबल टिक जो मैंने किया. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? सर उसने टैक्स लगाया है, इसको हम बोलते हैं टैक्स इनवॉइस. हाँ, अब कॉम्पोजिशन लेवी वाले से आप खरीदने गए, तो जब आप इससे खरीदने गए तो इसने आपको बताया ये वैल्यू है और यही इसने टोटल कर दिया. क्या ये जीएसटी कलेक्ट करते हैं? नहीं. तो ये जो आपको इनवॉइस दे रहा है, ये जो आपको दे रहा है कि ये भैया ये है, इतने का माल है, तो आप इसे बोलोगे टैक्स इनवॉइस दो, तो ये बोलेगा टैक्स इनवॉइस कैसे, मैं तो टैक्स कलेक्ट करता ही नहीं हूँ. तो जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं, या जो लोग नॉर्मल स्कीम में भी है, लेकिन मान लीजिए वो एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचते हैं, तो वो तो टैक्स इनवॉइस बना ही नहीं पा रहे. तो जो लोग टैक्स इनवॉइस नहीं बना पा रहे, तो वो आपको सप्लाई तो कर रहे हैं ना गुड्स, तो आप उनसे क्या बोलते हो? अरे बिल तो दे, तूने माल सप्लाई करा है. तो वो टैक्स इनवॉइस नहीं बनाते, वो आपको क्या बनाते हैं? बिल ऑफ सप्लाई. क्या बनाते हैं? बिल ऑफ सप्लाई. आई बात समझ? तो एक बात अब हमको ये समझ में आई, पहली चीज तो कि भैया नॉर्मल लेवी वाले जो होते हैं, जो नॉर्मल लेवी, ये टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं क्योंकि ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है, और जो लोग टैक्स कलेक्ट नहीं करते वो जो बिल फाड़ के देते हैं उसको बोलते हैं अपन बिल ऑफ सप्लाई. आया सेक्शन 31(3) समझ में, सेक्शन 31(3)(c) समझ में. आओ पहले तुमको वही उसी के दर्शन कराता हूँ पहले. अरे कहाँ लिखा है? ये रहा, बिल ऑफ सप्लाई. द प्रोविजन रिलेटिंग टू द इशुएंस ऑफ बिल ऑफ सप्लाई आर इज अंडर bill of supply instead of tax invoice to be issued in case of exempt supply or composite levy. A registered person supplying exempted goods or paying tax under the provision of section 10, that is composition scheme, shall issue instead of tax invoice a bill of supply containing such particular and in such manner as may be prescribed. तो आज आपको पता लग गया what is the difference between tax invoice and bill of supply. बिल सब लोग देते हैं, कुछ टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, जो टैक्स कलेक्ट नहीं करते उसको बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं. तो आई बिलीव दिस मच नॉलेज इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 31(3)(d). रिदम में भाई, रिदम है फॉर एडवांस. कई बार आप गुड्स खरीदना चाहते हो, सर्विस लेना चाहते हो, तो आपको पहले सामने वाले को एडवांस पेमेंट करना पड़ता है. आप बोलते हो हाँ भैया एडवांस ले ले. अब आपने एडवांस ले लिया है, अब आप कहते हो कि भाई इसका कोई बिल तो बना दे. बोला भाई साहब बिल बना दूंगा तो जीएसटी लगाऊंगा, तो जीएसटी पे करना पड़ेगा. आपसे एडवांस ले रहा हूँ, मैं आगे पूछूंगा, माल मिल गया आपको तब माल बेचूंगा, नहीं तो देख लिया जाएगा. बोला मैंने एडवांस दिया, मेरे को प्रूफ चाहिए कि तूने मेरे से पैसा लिया. तो बोला घबरा क्यों रहे हो? तो आपको सप्लायर क्या इशू करता है? रिसिप्ट वाउचर.
तो कभी भी अगर आप सामने वाले को कोई एडवांस देते हो कि वो आपको भी कंफर्म करेगा, तो वो उसके बदले में आपको देता है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर देने से फायदा ये होता है कि आपके पास एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि दैट दिस मच अमाउंट यू हैव गिवन टू द सप्लायर अगेंस्ट दी गुड्स। तो रजिस्टर्ड पर्सन शेल on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both issue a receipt voucher or any other document containing such particular। तो समझ में आ रहा है what is receipt voucher? Receipt voucher is draft or made only in reason when you have received any advance from the recipient। refund voucher if no supply is made and advance refunded। अगर आपने जो एडवांस दिया था उसके अगेंस्ट में कोई भी सप्लाई नहीं हुई है तो सेक्शन 31(3) में बोलते हैं कि आप क्या इशू कर दो, रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट फॉर द सप्लायर कि देख भाई तुझसे पैसा लिया था और ये रिफंड वाउचर पे अब तू साइन करके तेरे को पैसा वापस दे दिया है। गुड्स नहीं दे पाए कोई बात नहीं, दे देते तो इनवॉइस बना देते, नहीं दे पाए कोई बात नहीं, ये ले पैसा तेरा और सुन तेरे को दे दिया है, साइन कर। ये है रिफंड वाउचर। क्लियर बात भाई? धंधा है, सारे बिल देखने पड़ेंगे ना। आज की क्लास में पढ़ के रहे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 31(3)(f)। ये बहुत सिंपल है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं वार्ता करना चाहता। सर आप लोगों ने ना मुझसे कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार, कि ऐसे कुछ सर्विसेज हैं और ऐसे कुछ गुड्स हैं जब आप किसी को सप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको इनवॉइस नहीं बनाना होता है, वहाँ पर इनवॉइस बनाना होता है रेसिपेंट को, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज का केस होता है। तो यहाँ पर इतनी सी बात बोलेंगे, इफ़ यू हैव परचेज एनी गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर खरीदे ही अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं तो मैटर ही खत्म हो गया। या फिर आपने खरीदे अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का यार अब अपन इस क्लास में कि तुमको सेक्शन याद नहीं है तो ये गलत बात है। सेक्शन 9(3) इसका है, और अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है तो सेक्शन 9(4)। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदते हो तो वो कहाँ से आपको बिल बना के देगा? वो तो खुद ही अनरजिस्टर्ड है। या आपने गुड्स खरीदे हैं अंडर रिवर्स चार्ज, तो बायर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनवॉइस। तो बायर को इनवॉइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बायर कौन है सर? बायर है रजिस्टर्ड। बायर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो बायर इज रिक्वायर्ड टू, सर मैं माल खरीद रहा हूँ, मैं ही इनवॉइस बनाऊँ? हाँ, आप माल खरीदो, आप टैक्स पे कर रहे हो, इनवॉइस भी आप ही बनाओगे, क्योंकि सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास तो जीएसटी नंबर ही नहीं है। ये सामने वाला रजिस्टर्ड भी है तो भी रिवर्स चार्ज वाला केस है। तो बायर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनवॉइस। क्लियर बात सबको? इसके बाद सेक्शन 31(3)(g) इशुएंस ऑफ पेमेंट वाउचर। A registered person who is liable to pay tax under section 9(3) or 9(4, a registered person who is required to pay tax under section 9(3) or 9(4 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier। तो यहाँ पर A और ये B, A जो है ये अनरजिस्टर्ड है, B जो है वो रजिस्टर्ड है। तो बी के ऊपर एक कंप्लायंस आया कि भाई इनवॉइस कौन बनाएगा? तू बनाएगा। बी, क्योंकि बी कौन था? बी था बायर। तो बोला गया कि इनवॉइस कौन बनाएगा? बायर, बी बनाएगा। इसने इनवॉइस बनाया और बोला कि सुनो मैंने इनवॉइस बना दिया, लेकिन तुम भले ही अनरजिस्टर्ड ऊपर हो तो तुम सप्लायर हो, तो तुम सेलर, तो मैं तुमको एक कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि मैंने इनवॉइस बना दिया है और मैंने टैक्स का पेमेंट भी जमा करा दिया गवर्नमेंट को, ये तुम रखो। बोला ये क्या है? बोला ये पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर इज अ साइन दैट द पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मेड। तो सेक्शन 31(3) बहुत सिंपल से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, तुम लोगों के सामने रख दिए। कोई तकलीफ किसी भी प्रकार की, सेक्शन 31 इज ओवर। आई हैव टेकन मच मोर टाइम, मेरे को 1 घंटा लगना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया होगा, पर हो गया। नेक्स्ट है सेक्शन 32, 2 मिनट का सेक्शन है और ख़त्म। सेक्शन 32 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। सीधी बात, सेक्शन 32 कह रहा है कि सर यू आर प्योरली प्रोहिबिटेड टू कलेक्ट टैक्स। आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते। आप मान लीजिए आप अनरजिस्टर्ड है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, हाउ यू कैन कलेक्ट द टैक्स? आप अनऑथराइज टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि विद्यास्थल में कोई बच्चा आया और हमने बोला कि ये 10,000 रुपये फीस और इसके ऊपर 1,800 रुपये जीएसटी। 1,800 रुपये जीएसटी, हमने बोला 11,800 फीस। बच्चे ने दे दी, उसको क्या पता? उसे क्या पता? हो सकता है विद्यास्थल जीएसटी में रजिस्टर्ड ही ना हो, और अगर विद्यास्थल जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो हम फीस ले रहे हैं 11,800। बच्चा तो इस इंप्रेशन में दे रहा है ना कि 10,000 तो किस चीज़ के हो गए? नॉर्मल फीस के, और 1,800 किस बात के हो गए? जीएसटी के।
हमारे पास कितने आ रहे हैं 11,800, और 11,800 हम रखते जा रहे हैं. सो वी आर नॉट ऑथराइज पर्सन टू कलेक्ट द टैक्स, बट वी आर कलेक्टिंग द टैक्स. तो बायर जो होता है ना, वो बेचारा एकदम इनोसेंट पर्सन होता है, वो टोटल अमाउंट पे कर देता है और हम ये कलेक्ट करते जा रहे हैं. तो ये जो भी पैसा हमने कलेक्ट करा है ये अनऑथराइज अमाउंट है. अच्छा, अब कलेक्ट कर लिया, अब क्या करें सर? अब जेल कर दोगे? बोला नहीं. कलेक्ट करा तुमने गवर्नमेंट के नाम से, तो जो भी पैसा तुमने कलेक्ट करा है उसके ऊपर वो जितना पैसा तुमने कलेक्ट करा जीएसटी के नाम पे वो सारा गवर्नमेंट को तो जमा हो गई होगा, प्लस तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी अलग लगेगी. तो सेक्शन 32 क्लियर कह रहा है कि दोज पर्सन हु आर अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स एंड दोज पर्सन हु आर रजिस्टर्ड बट नॉट कलेक्ट टैक्स एज पर द एक्ट, इन दोनों को जितना भी टैक्स है. अब देखिए, ये तो अनरजिस्टर्ड है, इसको तो टैक्स नहीं कलेक्ट करना, ये तो समझ में आ रहा है. ये रजिस्टर्ड है, इसको टैक्स कलेक्ट करना है. हाँ, अब मान लीजिए जो पर्सन रजिस्टर्ड है ये सेल करता है कर्टेन्स की, पर्दे आपके घर में, रोलर्स आपके घर में आजकल रोलर चल रहे हैं, लोग रोलर्स यूज करते हैं कर्टेन से ज़्यादा, रोलर्स यूज कर रहे हैं. अब कोई कर्टेन्स बेच रहा है, कोई रोलर्स बेच रहा है, उसके ऊपर पता है जीएसटी कितना लगता है? जो भी वैल्यू होता है ना, उस वैल्यू के ऊपर 12% जीएसटी का टैरिफ है. पर हम लोग जो जीएसटी पे कर रहे हैं वो सामने वाला बता भी रहेगा, देखिए देखो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, पर हम लोग जो कस्टमर जीएसटी पे करता है उसको हर चीज़ थोड़ी ना पता है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी का टैरिफ रेट कितना है, नहीं पता. तो फिर मान लो कि उस कर्टेन वाले ने वैल्यू प्लस 18% जीएसटी कलेक्ट कर लिया, तो रजिस्टर्ड पर्सन इज कलेक्टिंग टैक्स बट हैज टू कलेक्ट द टैक्स एज पर द एक्ट. तो अगर वो गलत टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो फिर 12% कस्टमर को देना चाहिए था, कस्टमर ने कितना दिया? 18%. तो ज़्यादा जो टैक्स पे कर दिया, आपने गवर्नमेंट का टैक्स लिया, जितना भी परसेंट लिया गवर्नमेंट को पे करो. क्लियर बात? डन. कोई बच्चा ये सोच रहा है मन में कि सर अगर 12% की जगह उसने 5% कलेक्ट करा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं. आपका कौन कैसे सप्लायर हो, आपको अपना टैक्स का रेट नहीं पता. आपने 5% ही कलेक्ट करा कस्टमर से, आपको गवर्नमेंट को 12% देना पड़ेगा, भले अब आप अपनी पॉकेट से पे करो. डन. तो ज़्यादा भी दे दिया तो भी गवर्नमेंट को, कम दिया है तो सही करके गवर्नमेंट को दो. सेक्शन 32 इज क्लियर एवरीबडी. डन. दिस इज ओवर. सेक्शन 32 इज ओवर. 32 क्लियर है सबको. अब हमारे पास जो अगले दो सेक्शंस बचते हैं वो कौन से हैं सर? वो है सेक्शन 33 और सेक्शन 34. सेक्शन 33 और 34 है. इसमें भी 33 और 34 को किस तरीके से दिखाया गया मैं आपको बताता हूँ. आइए सर, प्लीज प्लीज प्लीज. खत्म हो रहा है चैप्टर, खत्म. अच्छा, सेक्शन 33 और 34 में पहले 33 पढ़ लो. 34 तो एक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के ऊपर है, बड़ा अच्छा है वो, मेरे को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है. 33 छोटा सा एक और सेक्शन. सेक्शन 33 कह रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. मैटर खत्म. ये सेक्शन पता है ऐसी बातों में कहीं समझाने देना चाहिए, इसके लिए सेक्शन बना रखा है. ये अपने आप में इंपॉर्टेंस जलाता है कि कितना इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए एक सेक्शन बना रखा है. कह रहा है कि आप जो भी टैक्स इनवॉइस बना रहे हो ना उसमें आपको टैक्स अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा. ये पूरा एक सेक्शन बोल रहा है. कह रहा है कि देखिए लोग ऐसे माल बेचते हैं, ऐसे बोला कि मान लीजिए 2 लाख रुपए के गुड्स है और उसके ऊपर जीएसटी मान लीजिए 36,000 रुपये, तो टोटल वैल्यू हो गई 2,36,000 रुपये. अब किसी ने टैक्स इनवॉइस बनाया तो ऐसे बना दिया उसने कि वैल्यू है 2,36,000 रुपये और ये हो गया टोटल 2,36,000 रुपये और आपने ये टैक्स कलेक्ट कर लिया. हो सकता है एक और माल बेचा, चलो एक और देख लेते हैं. 1 लाख रुपए का एक और माल था और उसके ऊपर 18,000 जीएसटी था, 1,18,000 रुपये. तो हमने बोला वैल्यू ये 1 का, वैल्यू 2 का, 1,18,000. आपने टोटल कर दिया सर 1,18,000 प्लस 2,36,000. आपने टोटल बता दिया कि इतना टैक्स पे करना पड़ेगा. कितना? 3,54,000 का टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा. बोला ये जो आपने टैक्स इनवॉइस बनाया ना, ऐसे नहीं ऐसे बनाना है. आपको लेना है पहले का वैल्यू कितना है 2 लाख, दूसरे का वैल्यू कितना है 1 लाख. अब इसका टोटल आया आपका 3 लाख. इस 3 लाख के ऊपर आपका जो जीएसटी लगेगा वो ऐसे लगेगा, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, ये 9%, ये 9%. तो आपका सर 3 लाख का 9% हो गया ये 27,000
और ये भी 27,000, तब जाके टोटल आया 3,54,000। बोला आपको ये जो आपने टैक्स इनवॉइस बनाया ये गलत है और ये जो आपने टैक्स इनवॉइस बनाया ये एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर आपने जीएसटी को अलग से इंडिकेट करा है और यही सेक्शन 33 बोलता है कि जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वो अलग से इनवॉइस में इंडिकेट होना चाहिए दैट दिस मच इनवॉइस दिस मच टैक्स परटेन्स टू द गवर्नमेंट। आप कभी भी कोई इनवॉइस देखना, उस इनवॉइस में सब कुछ ये लिखा होगा और आखिरी में लिखा होगा कि टोटल टैक्स जो है वो पूरा इनवॉइस बना होगा। उसके अलावा इसके अलावा भी ये इनवॉइस के अलावा भी कहीं पर ये लिखा होगा कि टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट का है वो 54,000 है, अलग से लिखा होगा भाई सब इनवॉइस में। यानी कि पूरे टैक्स में हमको, पूरे इनवॉइस में हमको पता लगता है कि गवर्नमेंट का टैक्स कितना जा रहा है। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि ये सेक्शन 33 बोलता है। आप देखिएगा कोई पॉइंट्स, सेक्शन 33 बोलता है कि अलग से टैक्स को इंडिकेट करना जरूरी है। तो here we go. Section 33. Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the timing in force where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply prominently indicate in all documents relating to the assessment tax invoice and other like document the amount of tax which shall form part of the price at which the supply is made. अलग से आपको दिखाना है। अब हमारा लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का और वो है सेक्शन 34 इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट। फिर डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट टू बी गिवन इन रिटर्न, क्या डिटेल देनी पड़ती है रिटर्न में। सेक्शन 34(3) इशुएंस ऑफ डेबिट नोट और सेक्शन 34(4) डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट टू बी गिवन इन द रिटर्न। क्या बोल रहा है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट सर क्रेडिट नोट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता है, मुझे पता है, अब आप लोग इतना इंटेलिजेंट हो चुके हो ना मेरे से ना, पहले वाली क्लास में ना मैं पहले ही बता देता हूँ ये सब चीज़ें क्या होती है, इसलिए तुम बोलने लगे हो। नहीं पता तो आप ध्यान से सुन लो। आज ए ने बी को, ध्यान से सुन लो सब लोग। ए ने बी को माल बेचा और टोटल माल बेचा 20 लाख रुपए का, और उस टोटल 20 लाख माल के ऊपर इसने मान लीजिए 4 लाख का तो जीएसटी कलेक्ट करा ए ने, तो टोटल पैसा आया 24 लाख। अभी जो 24 लाख आया इसमें से 4 लाख तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करा दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा था 4 लाख रुपये। ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। बी ने बोला कि यार ये 20 लाख में से ना मुझे खाली 18 लाख का माल भाड़ा है, 2 लाख का माल मुझे नहीं चाहिए, मैं रिफंड कर। बोला अरे सर क्या दिक्कत हो गई? बोला नहीं सर नहीं चाहिए। बोला सर आप 18 लाख का जो माल है ना वो रख रहे हो, 2 लाख का अगर रिटर्न कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने माल बेचा था 20 लाख। बोला हाँ ठीक है, पर उसके ऊपर जो 4 लाख मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट करा था ना वो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे चुका। अब एक्चुअल में देखा जाए तो 18 लाख, ये जो 4 लाख था ये जीएसटी का रेट एक मिनट मानो 20% है, तभी तो 4 लाख हुआ। तो बोला जाए कि अगर 18 लाख का 20% निकालो तो वो तो 3,60,000 होता है। तो गवर्नमेंट के पास, मैंने सेल करा, अगर आप कह रहे हो कि मैंने सेल 18 लाख का करा, 2 लाख का रिटर्न हो गया, तो गवर्नमेंट के पास 3,60,000 रुपए तो जाने चाहिए थे, पर गवर्नमेंट के पास कितने जा चुके हैं? 4 लाख। तो मैं गवर्नमेंट को कैसे बताऊं कि गवर्नमेंट मैंने कल 20 लाख का माल बेचा था, 4 लाख जीएसटी आया था, मैंने आपको जमा करा दिया, पर आज क्या हो गई है? आज सेल्स रिटर्न हो गई है 2 लाख रुपए की, एक्चुअल सेल खाली 18 लाख की है, उसके ऊपर जीएसटी एक्चुअल में 3,60,000 बनता है। मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी 40,000 ज़्यादा दे चुका हूँ। कस्टमर को तो चलो 2 लाख रुपए वापस से रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो हिसाब कैसे करूँ? गवर्नमेंट वाला, उनका तो मैं पैसा जमा करा चुका हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा होता है, हम जानते हैं, कई बार ऐसा होता है, सेल्स रिटर्न हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आपने इस महीने जो सेल करी उसकी रिटर्न आपने अगले महीने फाइल कर दी, पर ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो अगले महीने के बाद हुए, तो ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? मैंने कहा जी इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 2 लाख रुपए। बोला 2 लाख रुपए का आप क्रेडिट नोट इशू कर दो। ए को बोला कि ए तू बी को 2 लाख रुपए का क्रेडिट नोट क्यों नहीं इशू कर देता? बोला वो तो मैं कर दूंगा, उससे होता क्या है? बोला तो इशू कर। उस 2 लाख के ऊपर फिर जीएसटी कितना बना? बोला 20% के हिसाब से 40,000। बोला हाँ, तो इसका 20% निकालेगा तो 40,000 का क्रेडिट नोट। अब तू ना अगली बार ये 40,000 रुपए बताना कि क्रेडिट नोट वो कभी सेल्स रिटर्न हुई थी, क्रेडिट नोट फाइल करना, तो गवर्नमेंट को याद आएगा, अच्छा क्रेडिट नोट दे रहा है, यानी कि पहले से इसने
40,000 रुपये ज़्यादा जमा करा हुआ है, तो तेरे को ये एडजस्ट हो जाएगा आगे वाले हिसाब किताब में। नहीं है समझ? रिपीट करो। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, हमने सेल करी थी 20 लाख की, टैक्स कलेक्ट करा था 4 लाख का, टोटल अमाउंट था 24 लाख। ये 4 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में डाल दिए। जो जिसको हमने सेल करा था उसने बोला भाई साहब 2 लाख की आप ले लो सेल्स रिटर्न, परचेजर की परचेज रिटर्न, सेलर की सेल्स रिटर्न। बोला मेरे को 2 लाख का माल नहीं चाहिए, मुझे खाली 18 लाख का चाहिए। हमने कैलकुलेट करा तो हमने बोला कि 18 लाख के हिसाब से तो 3,60,000 जीएसटी बनता था, पर हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितना दे चुके हैं? हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी 4 लाख दे चुके हैं। अब 2 लाख का जो वापस से सेल्स रिटर्न आया है उसमें हमने कस्टमर के तो पैसा चुका दिया, पर कस्टमर को हम ये बोल रहे हैं कि सर वो जो 2 लाख के ऊपर जीएसटी था विच कम्स टू 40,000, वो तो ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। कस्टमर ये बात नहीं समझता। कस्टमर ने बोला मुझे नहीं पता, तो मैंने कस्टमर को 2 लाख रुपए का एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया जिसमें जीएसटी अमाउंट दिख रहा है 40,000 रुपए। और ये 40,000 रुपए क्रेडिट नोट मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फाइल कर दूंगा कि सर मेरी जो इस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनी उसमें से 40,000 रुपए कम कर दीजिए, प्लीज कम कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले वाली सेल में आपको ज्यादा दे चुका हूं। और ये क्रेडिट नोट इशू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपने बी को पहले 20 लाख का माल बेचा था तो बी ने टैक्स पे करा था 4 लाख रुपए का, तो कहीं बी ने 4 लाख का क्रेडिट ले लिया तो उससे भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो हमेशा याद रखिए जब भी सेल्स रिटर्न होती है, यानी कि आपकी जो एक्चुअल सेल है वो कम हो जाती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो आपको उसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। आइए मैं आपको समझाऊं। इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बहुत सारी बातें बोली गई हैं, मैं सीधी भाषा में समझाता हूँ। व्हेन वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड, आपने एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइस इशू करी है, पहली बात। दूसरा, द वैल्यू इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। आपने इनवॉइस इशू करी और इनवॉइस में जो वैल्यू है, इनवॉइस में जो वैल्यू है एक्चुअल में जो आपने सप्लाई करा वो उस वैल्यू से कम है। मान लीजिए इनवॉइस में वैल्यू है 20 लाख का और एक्चुअल में जो आपने सप्लाई करा वो 18 लाख का है। यही बात हुई है, यही लैंग्वेज है। फिर से बोल रहा हूं, व्हेन वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज एंड द टैक्सेबल वैल्यू इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड, ये क्या है? 20 लाख रुपए 18 लाख रुपए से ज्यादा है ना, तो जो वैल्यू टैक्स इनवॉइस में दिख रहा है वो एक्सीड कर रहा है टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, सप्लाई से ज्यादा, तो इनवॉइस की वैल्यू सप्लाई से ज्यादा है। So the tax charge in that tax invoice is found to be exceed the tax payable in respect of such supply, where the goods suppliers are returned by the recipient, where the goods or services or both are supplied are found to be deficient, या तो उसने deficiency हो गुड्स में या किसी भी कारण से उसने रिटर्न कर दिया, तो ये जो डिफरेंस वैल्यू है, इस डिफरेंस वैल्यू के लिए आप क्या इशू करेंगे? आप इशू करेंगे क्रेडिट नोट। So the registered person who has supplied such goods or services or both may issue to the recipient one or more credit note for supply made in a financial year. Clear है बात? Done. पक्की रही? तो अगर मेरा इतनी सी बात है, जो आपका इनवॉइस में लिखा हुआ है उस इनवॉइस में जितना वैल्यू लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट में आपकी एक्चुअल सेल कम है, कम एक्चुअल सेल 18 लाख की, इनवॉइस में लिखा हुआ है 20 लाख, तो इनवॉइस के अगेंस्ट में आपकी एक्चुअल सेल कम है, तो बाकी का अमाउंट का आपको क्या बनाना पड़ता है? क्रेडिट नोट। ठीक है, देखिए ओके, क्रेडिट नोट आपने बना दिया। अब इस क्रेडिट नोट आपने बना दिया है, अब 40,000 रुपये आपने गवर्नमेंट को ज़्यादा पे कर दिए थे। अब आप ये पूछना चाहते हो कि सर इस क्रेडिट नोट को मैं कब तक गवर्नमेंट से एडजस्ट करवा सकता हूँ? जो मैं अगली रिटर्न फाइल कर रहा हूँ महीने की तब तक करवा दूँ, या उससे जो अगली रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तब तक एडजस्ट करवा लूँ? कब तक एडजस्ट करवा लूँ? तो इन्होंने बोला टेंशन लेने का नहीं, बहुत आसानी से इन्होंने बताया। और जिस हिसाब से इन्होंने इधर डिटेल लिखी हुई ना, मेरे को तो नफरत ही हो गई। ऐसे तो मैं अपने बच्चे को ज़िंदगी में नहीं पढ़ा पाऊँगा। मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट नोट का आप एडजस्टमेंट कब से कर सकते हो, यहाँ पे पढ़ेंगे। टिल व्हेन credit note
वैल्यू कैन बी एडजस्टेड। टिल व्हेन वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से बोला आपसे गलती कब हो गई थी, बोला जून के महीने की बात है, ये जून 2022 के बारे में। बोला अच्छा ठीक है। बोला जो अगली रिटर्न फाइल करे जुलाई में उसमें एडजस्ट कर लो। बोला नहीं कर पाए तो बोला अगस्त। बोला नहीं कर पाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कर लो ना। बोला तब भी नहीं कर पाया तो। बोला ये तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बोला लास्ट डेट बता दो ना, कब तक कर ले। तो बोला जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो सितंबर मंथ की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होगी, तब तक भाई साहब अपना क्रेडिट नोट एडजस्ट कर लेना। बोला सर अगले साल के सितंबर की ड्यू डेट, हर महीने की रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल होती है, तो ये तो फिक्स डेट है, यानी कि 20 अक्टूबर। हाँ 20 अक्टूबर तक अगले साल की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की ड्यू डेट यानी कि 20 अक्टूबर तक एडजस्ट कर लेना। बोला बहुत टाइम है। तो अब क्या होता है कि आपका ये फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए, देखिए जीएसटी में कोई असेसमेंट ईयर तो उन्हें होता ही नहीं है, उसी फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल होती है। आपका मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जून में ये वाला इशू हुआ, तो आपसे बोला गया कोई बात नहीं, पूरा साल निकाल लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले साल का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस सितंबर की ड्यू डेट 20 अक्टूबर तक एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक और बात बोली जाती है कि जो पूरा साल है ना, इस पूरे साल में तुम मंथली रिटर्न तो फाइल करते हो, इस पूरे साल की एक एनुअल रिटर्न और फाइल करनी होती है। सर एनुअल रिटर्न क्यों, मंथली फाइल तो कर रहे हैं, अरे एक बार कंसोलिडेट करके पूरा एक एनुअल रिटर्न एक साथ एक जगह पे दे दो सब कुछ। ये एनुअल रिटर्न पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगले फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ये एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है सर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक। तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है सर, एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है 31 दिसंबर। बोला ठीक है, ये भी ठीक है कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल करने की 31 दिसंबर है। बोला ये तो ड्यू डेट है, आप चाहो तो उससे पहले भी तो फाइल कर ही सकते हो। बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 31 दिसंबर में 15 दिसंबर को ही फाइल कर दूं। अरे वाह, दिसंबर तक चलाएगा, 31 तक ही कर लेता हूँ। पहले मतलब थोड़ा और पहले भी तो कर सकते हैं। हाँ लोग नवंबर में भी कर लेते हैं, लोग जुलाई में ही कर देते हैं एनुअल रिटर्न फाइल। बोला ये क्या था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। बोला ये हम हर महीने तो रिटर्न फाइल करते ही थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च कंप्लीट हुआ, हमने अप्रैल में, जून, जुलाई 2-3-4 महीने लिए और जुलाई में रिटर्न फाइल कर दी। तो यहाँ पर बोला गया कि क्रेडिट नोट ना आपको तब तक एडजस्ट कर लेना जब तक आप एक्चुअल में एनुअल रिटर्न फाइल कर दो। तो बोला कि एक तो यहाँ बोला गया कि जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, एक्चुअल डेट ऑफ, ढंग से लिखूं मैं, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है सर, देखो ड्यू डेट तो है 31 दिसंबर, लेकिन अगर मान लो कि इसने एक्चुअल में रिटर्न फाइल कर दी, मान लो इसने एक्चुअल में रिटर्न फाइल कर दी 21 सितंबर को, तो आपको क्रेडिट नोट कब तक एडजस्ट करना है सर, 20 अक्टूबर ये तारीख थी और उसने एक्चुअल में एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया 21 सितंबर को, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट एडजस्ट करना पड़ेगा विच एवर इज अर्लियर। सर देखो उसकी तारीख जो है वो तो 31 दिसंबर की ड्यू डेट है, हो सकता है उसने 15 नवंबर को फाइल कराओ, हाँ तो यहाँ लिख दो 15 नवंबर। अब बताओ तो सर अब ये वाला केस 20 अक्टूबर, तो यानी कि 20 अक्टूबर के तो बाद आप जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर उसने एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर से पहले फाइल कर दी तो वो वाली डेट लग जाएगी। तो क्रेडिट नोट कब तक एडजस्ट कर लेना है सर, अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की ड्यू डेट यानी कि 20 अक्टूबर तक, या फिर वो कभी भी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं वो वाली डेट को 20 अक्टूबर से कंपेयर करना है। तो 20 अक्टूबर तो फिक्स है, पर एनुअल रिटर्न वो कौन सी तारीख को फाइल करते हैं, ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर,
कि आखिरी में 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, पर पहले भी तो फाइल कर सकते हैं। तो पहले वो कब फाइल करते हैं उसको कंपेयर करते हैं अपन 20 अक्टूबर तक। इनमें से जो भी डेट पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर, आपको वही डेट तक अपना क्रेडिट नोट एडजस्ट कर लेना है। तो ये डेट तो भैया हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में कौन सी डेट में रिटर्न फाइल करेगा। क्लियर है बात? तो हमें क्रेडिट नोट कब तक एडजस्ट करना है? 20 अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्लियर बात? डन। आइए इधर है। तो ये हमको क्रेडिट नोट तो समझ में आता है। क्रेडिट नोट वो होता है, क्रेडिट नोट हम आपको एक सीधी भाषा में बताएं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्रेडिट नोट क्या होता है? जो आपके इनवॉइस वैल्यू है ना, जो इनवॉइस पे अमाउंट लिखा हुआ है 20 लाख, वो जब ज़्यादा होता है आपकी एक्चुअल सप्लाई से। अब फिगर में लिखता हूँ, इनवॉइस पे लिखा हुआ है 20 लाख और एक्चुअल में सप्लाई करी 18 लाख की, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 2 लाख, उतने का इशू करना पड़ता है आपको क्रेडिट नोट। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा 20 लाख रुपए का, और बी ने बोला और माल चाहिए भाई साहब, और माल चाहिए, बढ़िया माल है। नहीं, वो गांजा वांजा नहीं बेच रहा, तुम्हारे मन में आ रहा हो कौन सा बढ़िया माल है ना, बोलो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, और दे दो यार। तो हमने बोला ठीक है, उसने और 5 लाख की डिमांड करी। अब देखिए कायदे से तो ना एक कॉमन स्टूडेंट यही समझेगा कि 5 लाख का एक और इनवॉइस इशू हो जाएगा। हाँ जी, कॉमन सेंस है, बहुत कॉमन सेंस है। एक 20 लाख का इनवॉइस, एक 5 लाख का इनवॉइस, या फिर क्या बोलते हैं कि ये एक ही सप्लाई बना देते ना, तो 20 लाख की तो ये सप्लाई और 5 लाख का वो इशू कर देता है डेबिट नोट। अब यहां पर क्या हुआ था, यहां पे देखिए इनवॉइस वैल्यू कितनी थी आप बताइए सर? इनवॉइस वैल्यू 20 लाख थी, पर एक्चुअल सप्लाई कितने की हुई? 25 लाख की। तो जब इनवॉइस वैल्यू कम हो एक्चुअल सप्लाई से तो डेबिट नोट इशू होता है। इनवॉइस वैल्यू 20 लाख, एक्चुअल सप्लाई 25 लाख, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 5 लाख। 5 लाख का क्या इशू हो जाएगा सर? 5 लाख का इशू होगा डेबिट नोट। अब बहुत सिंपल सी कहानी बना दी, व्हेन द इनवॉइस वैल्यू एक्सीड द एक्चुअल सप्लाई, एक्सीड द एक्चुअल सप्लाई तो क्रेडिट नोट, व्हेन इनवॉइस वैल्यू इज लेसर देन द एक्चुअल सप्लाई तो डेबिट नोट। डन। सर पहले 20 लाख के ऊपर आपको 4 लाख रुपए आया था जीएसटी, हाँ वो तो आपने जमा करा दिया। 5 लाख के ऊपर आपको जीएसटी और आया है, हाँ और आया है भाई साहब, 1 लाख रुपए जीएसटी और आ गया। ये कब तक एडजस्ट करना है? जीएसटी आया है, गवर्नमेंट से एडजस्ट नहीं करवाना, तुमको गवर्नमेंट को पे करना है। ये गवर्नमेंट टाइम नहीं देने वाली। बोला जिस महीने में तुमने डेबिट नोट इशू करा ना, जिस महीने में तुमने डेबिट नोट इशू करा है, उसके अगले महीने में गवर्नमेंट को इसको टैक्स जमा करा दो। मानो तुमने 20 लाख का इनवॉइस इशू करा था जून में, तो ये जून में जो तुम्हारे पास 4 लाख रुपए आए थे, तुमको कब देने थे गवर्नमेंट को? जुलाई के महीने के रिटर्न में। अब तुमने ये डेबिट नोट इशू करा है मान लीजिए जुलाई के महीने में, तो समय नहीं है, अगली जो रिटर्न फाइल करोगे ना अगस्त की, उसमें ये 1 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए जीएसटी कलेक्ट करना गवर्नमेंट को देने का। क्लियर? देखिए क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, वही सब लिखा हुआ है जो भाई ने तुमको बताया। सो दिस इज द एंटायर थ्योरी about the debit note or credit note. I believe you understand what is the meaning of debit note and what is the meaning of credit note. This is all about the section 34. Section 34(1) बताता है कि क्रेडिट नोट क्या होता है। सेक्शन 34(1) बताता है क्रेडिट नोट क्या होता है। 34(3) बताता है डेबिट नोट क्या होता है। 34(2) बताता है कब तक एडजस्ट करना है। 34(4) बताता है कि डेबिट नोट कब तक एडजस्ट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। आई बिलीव आप तक ये बात पहुंच गई है। इसमें एज सच कुछ भी नहीं है, ये पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी क्वेश्चन ही बनता है। इलस्ट्रेशन एज सच कुछ नहीं बनता इसके, पूरा थ्योरी बेस है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है जिसको हम बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इसमें 2 सेक्शन बीच में और आगे थे, सेक्शन 32 और 33। 32 क्लियर बोलता था अनऑथराइज कलेक्ट नहीं कर सकते, और 33 साफ बोलता है कि जो भी आप टैक्स कलेक्ट करते हो उसको इनवॉइस में अलग से इंडिकेट करने का, घबराने का नहीं। डन। तो यहाँ पर हमारा टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट होता है कंप्लीट। मुझे दीजिए यहीं पे इजाज़त। थैंक यू सो मच। और आपके माँ बाप के आगे मेरा सर नतमस्तक कि आप जैसे प्यारे बच्चे पैदा किए, उनसे मेरे लिए प्लीज़ दुआएं लेते रहिएगा। मेरे को बड़ों की जितना आशीर्वाद मिल जाए मैं उतना शायद आगे बढ़ूँगा। तो आप लोगों को और
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, पढ़ते जाइए, हम एंड में आ रहे हैं जीएसटी के लिए, मजबूत तैयारी रहे आपकी। तो मुझे दे दीजिए यहाँ पे बता, थैंक यू सो मच।